हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू डे 4। आज हम डे 4 में हैं और हम फोर्थ लेक्चर या फोर्थ चैप्टर आपका डिस्कस करें। सेल हो चुका है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आप कर चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्वेश्चन बैंक की बहुत अमेजिंग सीरीज यहाँ पर चल रही है जिसमें हम टॉप 10,000 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूरे करेंगे। अगेन इस चैप्टर में हमारे पास 4 चीजें होंगी। आप मेरे साथ पहले टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे, आप मेरे साथ यहाँ पर पीवाईक्यू करेंगे, आप मेरे साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। एग्जाम ड्रिल आपका फिर से होम। आई होप आप जितने चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं उनका एग्जाम ड्रिल आपने कर लिया है। प्लीज अगर नहीं किया तो पीडीएफ लीजिए। कहाँ मिलेगा पीडीएफ? टेलीग्राम चैनल t.me/anandmoney001। वहाँ आपको एग्जाम ड्रिल का पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, एग्जाम ड्रिल खुद से सॉल्व करो। ये आपका होमवर्क है, ये आपका मॉक है। बाकी एक्सरसाइजेस हम यहाँ पर साथ में सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया लगता रहे कि हमारी तैयारी कितनी है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका जितना जल्दी रियलाइजेशन कर लोगे उतना फायदा है। आज हम शुरू कर रहे हैं डे 4। मिस्टेक नोटबुक अपने पास रखो। कोशिश करेंगे कि हम कम से कम गलतियां लें। अगर अभी भी बुक परचेज नहीं करिए तो वो आप fundabox.in पे जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ साइट पर जाना है fundabox.in। जैसे ही आप साइट पे जाएंगे आपको तुरंत वहां पर बुक दिखाई देगी। आप बाय नाउ पे क्लिक कर कर बुक सकते हैं और खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस। इससे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। और यही बात बताते हुए मैं शुरू कर रही हूँ आपका चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलो इसको हम फटाफट से देखते हैं। पहले हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। कोशिश करनी है हमने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और अगर हम पूरा चैप्टर बिना गलती के कर लेंगे या बहुत कम गलतियों के साथ कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ठीक है, हमको ये चैप्टर आता है। टॉपिक वाइज करेंगे तो पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। उसी से हम लोग शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें? ये जो टर्म है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी? क्या इसका मतलब है नॉर्मल बिहेवियरियल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन? ठीक है, बिहेवियर और सोशल एस्पेक्ट भी ठीक होना चाहिए। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सारी ही चीजें हैं। तभी हम कहते हैं कि जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तो सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि वो पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, हम ऑल एस्पेक्ट्स की एक साथ बात करते हैं। सोशल बिहेवियर, सोशल एस्पेक्ट्स कैसा है, माइंड और बॉडी साउंड है या नहीं, वो सब मिलाकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है। तो आंसर विल बी डी। तो फर्स्ट का आंसर आपके पास होगा, फर्स्ट का आंसर आपके पास होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। the first nation in the world to initiate various action plans at national level towards attaining a reproductively healthy society। तो सबसे पहला नेशन जिसने ऐसा इनिशिएटिव लिया था कि नहीं हमें एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनानी है, अवेयरनेस लानी है, वो किसने किया था? इंडिया ने किया था। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स लाए थे ईयर 1950। उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए। साथ साथ सॉल्व करते जाना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। द बेस्ट वे टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। अगर आप एक कंट्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हो तो क्या तरीका है? चीपर कोमोडिटीज प्रोवाइड करो, उससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को अच्छे घर दो, अच्छे घर देना जरूरत की चीज है, उससे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। टू प्रोवाइड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, उससे आप चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है मेटर्नल मोर्टेलिटी को कम कर सकते हो, चाइल्ड बर्थ अच्छा कर सकते हो। उससे आप अवेयरनेस नहीं ला सकते ना लोगों में कि बर्थ कंट्रोल लाओ। बर्थ कंट्रोल के लिए आपको प्रैक्टिस और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। फैमिली प्लानिंग लोगों को सिखानी पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी, थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द मेजर टास्क अंडर आरसीएच प्रोग्राम? एनसीईआरटी बताती है हमें पहली पैराग्राफ में आरसीएच क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। क्या पढ़ा है हमने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में? क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। सही बात है, अवेयरनेस लानी है लोगों के अंदर। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। जो भी फैसिलिटी और सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए वो भी देनी है, वो भी इस प्रोग्राम के अंदर एडेड था। तो दोनों ही चीजें हैं ना बेटा, आंसर होगा सी। बोथ ए एंड बी, आंसर होगा सी। फोर्थ का आंसर आपके पास होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। आपको यहाँ पर बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सर्कल करेंगे। कैस्ट्रेशन इज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या? बर्थ कंट्रोल। कैस्ट्रेशन मतलब क्या? कैस्ट्रेशन इज अ टोटली डिफरेंट टेक्निक ऑफ रिमूविंग मेल जेनिटल्स, उससे कॉन्ट्रासेप्शन नहीं हो रहा, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अच्छा, इट्स अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ऐसा नहीं है, ये तो इनकरेक्ट है। एमटीपीज यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे लेमन टर्म में कहा जाता है अबॉर्शन। एमटीपीज हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन, सो इट इज लीगल। क्या एमटीपीज की वजह से एमटीपीज लीगल है इसलिए कि अच्छा साइज ऑफ पॉपुलेशन कम हो जाएगा? नहीं।
आप पहले कॉन्ट्रासेप्शंस यूज कीजिए या बर्थ कंट्रोल करो। एमटीपी तो एक लीगल तरीका है, बहुत सीवियर केसेस के अंदर प्रेगनेंसी टर्मिनेट। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन आर कंट्री। बिल्कुल, एमनियोसेंटेसिस से आपको कैरियोटाइपिंग मिलती है, उससे आप बार बॉडीज देख के सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। और उससे दिक्कत क्या हो रही थी, फीमेल फीटिसाइड बहुत बढ़ रहा था, इसीलिए हमारी कंट्री में उसे बैन कर दिया गया। Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in an year all over the world. ये exactly एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि 45 से 50 मिलियन MTPs ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक साल में देखा गया है। सो दिस इज ऑल्सो राइट। इनकरेक्ट क्या है, ए और बी? आंसर क्या होगा, ए। फिफ्थ का आंसर आपके पास क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ पॉपुलेशन इज सेट टू अचीव डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आपने वर्ड एनसीईआरटी में नहीं देखा होगा, पर इसका मतलब समझ लो। डेमोग्राफिक का मतलब है कि ओवरऑल चेंज नहीं आना चाहिए, ना इंक्रीज होना चाहिए ना डिक्रीज होना चाहिए, पॉपुलेशन साइज सेम रहे, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो कुछ ऐसा करना है जिससे पॉपुलेशन में चेंज नहीं आना चाहिए। जितना बर्थ रेट उतना ही डेथ रेट होगा, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा। बर्थ हुए पर उतनी डेथ हो गई, तो ओवरऑल बैलेंस हो गया ना, तो बिल्कुल दिस इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जितना एमिग्रेशन हुआ, जितने लोग कंट्री से बाहर गए, उतना ही इमिग्रेशन हो गया, उतने आ गए, तो पॉपुलेशन सेम है, ये भी एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। डबलिंग टाइम इज 33 ईयर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, आंसर होगा डी। इसका मतलब समझ लो, क्योंकि आपने एनसीईआरटी में नहीं देखा तो इसको प्लीज स्टार लगाना। डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब है बेटा कि आपको ओवरऑल साइज चेंज नहीं होने देना, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, जिसके साथ हम एंट्री करें सेकंड टॉपिक में, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग consequences ऑफ ओवर पॉपुलेशन। क्यों नहीं हम चाहते कि ओवर पॉपुलेशन हो, दिक्कत क्या है उससे। इट इंक्रीजेस पॉवर्टी इन द कंट्री, इतने लोग होंगे तो फिर गरीबी भी बढ़ेगी। इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, पेट कैसे भरेंगे इतने लोगों का, ये भी एक दिक्कत है। बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट भी एक दिक्कत है, जितने ज्यादा लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, खाने की कमी भी है और पॉवर्टी भी है। तो बिल्कुल सारी चीजें ठीक है, आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following pairs contribute to an increase in population? नेटैलिटी को बोलते हैं बर्थ रेट। तो बर्थ रेट होना और इमिग्रेशन होना, दोनों से पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा। ये सिर्फ इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये आप इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी पढ़ते हो कि पॉपुलेशन इंक्रीज दो चीजों से होता है, नेटैलिटी और इमिग्रेशन। मोर्टैलिटी मतलब डेथ रेट, उससे तो कम हो गई ना पॉपुलेशन। एमिग्रेशन मतलब लोग आपकी कंट्री से दूसरी जगह चले गए हैं, तो उससे भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और मोर्टालिटी से भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो आंसर होगा ए। इसीलिए एट का आंसर है ए। अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करते जाओ, जिसको भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड बाय। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब पिल्स की बात कर रहे हैं, और ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव सिर्फ फीमेल्स यूज करती हैं। ऐसा एक रिसर्च पेपर अभी रिसेंट में आया है कि मेल्स के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बनाने चाहिए, बट उतना हाईली डिमांड भी नहीं है, उतना वेल एक्सेप्टेड भी नहीं है कंट्री में। तो आंसर क्या होगा, पिल्स फीमेल्स के लिए बनाई जाती है और वही ले रही हैं, तो आंसर है बी, ओनली फॉर फीमेल्स। ठीक है, बोथ नहीं है, ना ही मेल्स ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज टेकन वीकली? सहेली। ये ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो आपको 21 डेज नहीं लेना है, वीक में सिर्फ एक बार लेना है, नॉन स्टेरॉइडल है, सेफ है, और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया है फीमेल। राइट, तो आंसर है ए। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, सहेली पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन मेल। सो परमानेंट मेथड होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मेल भी करा सकते हैं, फीमेल में भी हो सकता है। फीमेल में फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके टाई कर देते हैं, तो ताकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ओव्यूलेशन भी हुआ तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो फेलोपियन ट्यूब को कट करना ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी आपको फीमेल में देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेल, मेल में वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं। वो मेन ट्यूब जो असेंड करके स्पर्म्स को आगे लेके जाने वाली थी, जिसमें सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन होने वाला था, उसी को कट करके टाई कर दिया। तो सिक्रीशन है, सीमेन रिलीज होगा, पर उसमें स्पर्म नहीं होगी। आपने वास्ट डिफरेंस को कट किया तो वेस्टेक्टोमी। टॉमी का मतलब होता है कट करना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए होंगे तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो नेचुरल मेथड में आएगा पीरियोडिक एब्सटिनेंस, लैक्टेशन, एमेनोरिया और विदड्रोअल या कोइटस इंटरकोर्स। ये तीनों नेचुरल मेथड के अंदर आते हैं। ये परमानेंट टेक्निक होगी स्टेरिलाइजेशन, ये सर्जिकल मेथड हो गया, है ना। आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हो गए आपके पास, और डायफ्राम बैरियर मेथड के अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास नेचुरल मेथड है, आंसर होगा डी। आंसर होगा डी। एंड व्हाट इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस? कि यू ट्रैक द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको पता है कि 14th डेज ओव्यूलेशन, तो +2 and -2 डेज वो जो पीरियड है, दैट इज द पीरियड जिसमें देयर इज अ हाई चांस ऑफ कंसेप्शन।
तो उस पीरियड को यू कैन अवॉइड टू फॉर बर्थ कंट्रोल, तो दैट इज नोन एज पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तो आंसर क्या होगा? डी। और ये एक नेचुरल मेथड है। दूसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया बताया हुआ एनसीईआरटी ने कि व्हेन अ मदर इज लैक्टेटिंग, उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे ओव्यूलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है, तो देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, तो उस टाइम पे कंसीव करने के चांसेस इज वेरी लेस। तो दूसरा मेथड हो गया वो, एंड तीसरा इज कोइटस इंटरप्टस या विड्रोवल मेथड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें मुझसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। अच्छा, कॉपर आयंस आर रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर टी। जो आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात करते हो वो तीन तरीके के, हार्मोनल है, नॉन मेडिकेटेड है, कॉपर रिलीजिंग है। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी आ गया, मल्टी लोड आ गया, इनमें कॉपर आयन होते हैं। ये कॉपर आयन क्या करते हैं? अब यूट्रस में आपने इम्प्लांट किया, जैसे ही वहां स्पर्म आएगा तो स्पर्म की मोटिलिटी को कम करेंगे, सप्रेस करेंगे, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म कर देंगे। ये बात तो ठीक है, पूछा तो इनकरेक्ट है। कॉपर टी क्या करता है? ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को रोकता है। बेटा ये जनरली हार्मोनल पिल्स करती हैं, ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन को रोकना ये हार्मोनल पिल्स करती हैं, ठीक है। The hormone releasing IUDs make the uterus suitable for implantation and the cervix hostile for sperms. The hormone releasing IUDs make the uterus suitable नहीं, उल्टा वो यूट्रस को hostile बना रही है for implantation, है ना, suitable नहीं बना रही, वो कोशिश कर रही है कि ना हो implantation। तो this is also incorrect। IUDs are ideal contraceptive for females, बिल्कुल widely accepted and ideal contraceptive मानी जाती हैं, who want to delay pregnancy or have age gap between children। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, क्योंकि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो नहीं चाह रही इम्प्लांटेशन होना, तो वो यूट्रस को नॉट सूटेबल बना रही है फॉर इम्प्लांटेशन। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी ने ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करना ओरल पिल्स के लिए लिखा हुआ है, वो करते हैं ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट। लेकिन वही बात है बेटा कि कॉपर टी इम्प्लांटेशन तो फिर भी रोक रहा है, एक तरीके से प्रिवेंट कर रहा है। कैसे प्रिवेंट कर रहा है? स्पर्म की मोटिलिटी कम कर रहा है, उसको फैगोसाइटोसिस कर रहा है, या फर्टिलाइजेशन नहीं होने दे रहा, तो मैं फिर भी चलो ठीक है इसको ठीक मान लूंगी। एक हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल बनाता हूँ यूट्रस को, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना, तो मुझे मोस्ट करेक्ट लेना पड़ेगा, आंसर सी होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, कॉपर टी का डायरेक्ट काम ओव्यूलेशन को रोकना नहीं था, कॉपर टी का काम हाँ इम्प्लांटेशन को रोकना जरूर होता है। ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को रोकना ये काम हार्मोन वाली जो पिल्स होती हैं, जो ओरल पिल्स होती हैं, उनका है, इम्प्लांट्स का ये काम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आंसर दे रही हूँ सी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बैरियर मेथड में कॉन्डम्स आ जाएंगी, ठीक है। फीमेल के लिए डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वोल्ट्स आती हैं। ये लिपीज लूप क्या है? ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, ये नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है, इट इज अ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। तो ये बैरियर मेथड में नहीं है। मेल का बैरियर मेथड इज कॉन्डम्स, फीमेल का बैरियर मेथड इज डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वोल्ट्स, ठीक है। ये नहीं है, तो आंसर होगा बी, 14th का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, आपको करेक्टली मैच पेयर यहाँ पर बताना है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिपीज लूप होती है, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, दीज आर नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। एक एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में जो आपको याद रखना है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में कॉपर टी दे रखा है एनसीईआरटी ने, बिल्कुल। कॉपर 7 दे रखा है एनसीईआरटी ने, बिल्कुल। पर LNG20 नहीं दे रखा, इसकी जगह दे रखा है मल्टी लोड, मल्टी लोड दे रखा है, ठीक है। ये जो LNG20 है ये तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में दो चीजें आती हैं, एक प्रोजेस्टासर्ट आती है प्लस LNG20 आती है, ठीक है। ये जो मल्टी लोड 375 है ये कॉपर रिलीजिंग है, ये हार्मोन रिलीजिंग नहीं है, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो करेक्टली मैच तो ए ही है, आंसर होगा ए। ये डायरेक्ट चीज थी बेटा कि अगर आपको एग्जांपल याद है तो आप सीधा सीधा इसको कर लोगे, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 16। जो इम्प्लांट्स लोग स्किन के नीचे लगवाते हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, है ना, दीज डिवाइसेस हैव कॉन्ट्रासेप्टिव। इनमें क्या है? इनमें भर भर के प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजन होता है। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्ट्रोजन्स भी बोलते हैं, एक ही बात है। प्रोजेस्ट्रोजन्स और इस्ट्रोजन है भर भर के, उनके लेवल को हाई रखा जाता है मेंस्ट्रुएशन को स्टॉप करने के लिए, ताकि ना ओव्यूलेशन हो ना इम्प्लांटेशन हो। तो ये दोनों हाई रहेंगे इम्प्लांट्स में भी, ये दोनों हाई रहेंगे पिल्स में भी, ये बात याद रखना। तो बोथ हो जाएगा, ठीक है। ईदर ए और सी नहीं होगा, ईदर ए और सी नहीं होगा। इम्प्लांट्स अंडर द स्किन आर यूज डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस हैव कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी होता है, ये भी होता है। ईदर ए और सी नहीं होगा, तो फिर मैं मोस्ट में प्रोजेस्ट्रोजेंस को दूंगी, आंसर होगा ए। वैसे तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इम्प्लांट्स में मेजरली आप प्रोजेस्ट्रोजेंस ले लो, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच इज हाईली इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर, ठीक है।
हाईली इफेक्टिव सर्जिकल, और रिवर्सिबिलिटी पुअर से सीधा आ जाना चाहिए कि सर्जिकल मेथड की बात करें, क्योंकि बाकी सारी चीजें रिवर्स हो जाती है, लेकिन सर्जरी होने के बाद उसको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आंसर होगा बी। 17th का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन विच द मेल पार्टनर withdraws his penis from the vagina just before ejaculation, ताकि उसको कंसीव होने से रोका जा सके, फर्टिलाइजेशन को रोका जा सके, या फिर मैं कहूँ कि इंसेमिनेशन को रोका जा सके, राइट। तो क्या कर रहे हैं, जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन विड्रॉइंग द पीनिस। इसको ही क्या बोलते हैं, कॉइटस इंटरप्टस बोलते हैं, या विड्रोअल मेथड बोलते हैं, जो कि एक तरीके का नेचुरल मेथड है। आंसर होगा डी। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ओव्यूलेटरी पीरियड है, जो रिस्क पीरियड है, जिसको फर्टाइल पीरियड कहते हैं, अवॉइड हैविंग कॉइटस ड्यूरिंग दैट टाइम, उसको पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। बट if you are withdrawing, the male is withdrawing the penis before releasing the sperms into the female body या before ejaculation, उसको बोलते हैं coitus interruptus या withdrawal मेथड, जो कि दोनों ही नेचुरल मेथड हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 3 नेचुरल मेथड, और तीसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया, याद रखना। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि आईयूडीज की बात करें। आईयूडीज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? ओके, ऑप्शंस रीड करते हैं। द डिवाइस आर परमानेंटली प्लेस्ड इन यूट्रस, ऐसा कुछ नहीं है, और कुछ टाइम बाद उनको रिप्लेस किया जाता है। पहली बात, वो परमानेंटली प्लेस होते ही नहीं है, कैन नॉट बी रिमूव्ड, ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है। द डिवाइस हैज टू बी इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स इन द यूट्रस थ्रू वजाइना, ये बात ठीक है, वैसे डॉक्टर नहीं, आपको नर्स की जरूरत पड़ेगी, पर ये उतना बड़ा कोई डिसएडवांटेज नहीं है, यू कैन ईजिली गेट इट डन, बहुत सिंपल प्रोसेस है। द डिवाइसेज आर एक्सपेल्ड आउट विदाउट द नॉलेज ऑफ वेयरर, ये मेन प्रॉब्लम है कि बहुत बार लोग 5 years 3 years वाले कॉपर्टी इंसर्ट करवाते हैं, फीमेल्स इंसर्ट करवाती हैं यूट्रस, उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो रिलीज हो चुका है बॉडी से, एंड दे आर हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स बिकॉज दे थिंक कि ठीक है, क्या ही हो जाएगा, है ना, कॉन्ट्रासेप्शंस यूज करने के बाद। बट दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज वेयरर को पता ही नहीं है कि जो डिवाइस हमने यूज किया था कॉन्ट्रासेप्शन के लिए वो एक्सपेल आउट हो चुका है, और ऐसा अक्सर होता है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है इस चीज, ये डिसएडवांटेज है इस चीज की, तो आंसर होगा सी। इसीलिए अवेयरनेस जरूरी है हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, कि कौन सा कितना इफेक्टिव है, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, इसीलिए जरूरी होती है ये इन्फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। चांस फॉर कंसेप्शन, फर्टिलाइजेशन बताया था मैंने आपको, कंसीव करना, इन विमेन इज हाईएस्ट ऑन डैश ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब ओव्यूलेशन हुआ है, जो फर्टाइल पीरियड है, ऑफ कोर्स तब एग फेलोपियन ट्यूब में है, तब स्पर्म आया साइमल्टेनियसली, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस, कंसेप्शन के चांसेस ज्यादा है, तो दैट इज ऑन 14th डे। उसी के आगे +2 days -2 days, उस पीरियड को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, है ना, तो आंसर विल बी 14th। ये तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पढ़ते आ रहे हैं, 20 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, उसके साइड इफेक्ट्स ना हो, इरिवर्सिबल। अगर इरिवर्सिबल होगा तो कोई भी कंज्यूमर ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों चूज करे? इफ दे वांट टू प्लान अ बेबी और उनको फैमिली प्लानिंग करनी है, तो वो ऐसे ही मेथड चूज करेंगे ना जो रिवर्स हो सके बाद में, तो आंसर विल बी बी। इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, अगर वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो वो इरिवर्सिबल नहीं होना, आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या फुल फॉर्म है? सी। कहाँ है? लखनऊ में। क्या बनाया था? सहेली, याद रखना, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 23। Study the two contraceptives given below and select the option that correctly describe them. Okay, so this is the T-shaped structure, this is copper T. पहले इससे काम करते हैं। क्या ये एक सबक्यूटेनियस इम्प्लांट है? नहीं। ये लिपीज लूप है? नहीं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी नहीं है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जैसे हेमरेज, आईयूडीज के ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होते। ये एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है दैट ऑल्टर्स द स्पर्म मोटिलिटी इन फीमेल यूट्रस, बिकॉज इसको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, एंड इट reduces या suppresses the sperm's motility and the chances of fertilization, यही तो हम पढ़ते हैं। तो आंसर तो हमारे पास आ गया सीधा सीधा। अब वाई देख लो, इट मस्ट बी केप्ट फिटेड इन द फीमेल सर्विक्स फॉर एटलीस्ट 6 hours टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस। ये वन ऑफ द फीमेल का यूज करने वाला बैरियर मेथड है, जिसमें आप डायफ्राम पढ़ते हो, सर्वाइकल कैप पढ़ते हो, वर्ड्स पढ़ते हो, ये वो कैप है जो फीमेल के सर्विक्स में इंसर्ट की जाती है एज अ बैरियर मेथड, एंड यस, उसके इफेक्टिवनेस के लिए उसको थोड़ा सा पहले इंसर्ट करना चाहिए, तो आंसर होगा डी। अब मैं जानती हूँ ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाला इमेज, तो बहुत से बच्चों को लगेगा कि मैम ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर आप इसी से भी आंसर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वाज इनफ फॉर यू टू सॉल्व दिस, है ना, आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। हाउ डू द पिल्स वर्क? ओके, पिल्स में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ज्यादा है,
दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, ये भी होता है, ये भी पिल्स करती है। सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी खत्म कर देती है ताकि स्पर्म की एंट्री रोकी जा सके, ठीक है, ओके। दे प्रिवेंट द इजैक्यूलेटेड सीमेन फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल वजाइना, ये बैरियर मेथड में, कि आप एंट्री नहीं करने दे रहे हो ना अगर उस सीमेन को, ऐसा बैरियर मेथड में होता है। ऐसा पिल्स नहीं कर सकती वो, फीमेल में ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन रोकेंगी या सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी खराब कर सकती। दे इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसा कुछ नहीं है, जब फीमेल खा रही है तो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे रुकेगा, तो ये भी नहीं है। तो 1 और 2 करेक्ट हो गया ना बेटा, आंसर बी होगा, 24 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कंपोनेंट्स ऑफ ओरल पिल्स, अब आप देख चुके हो उनमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, एक मेरे पास ए यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर होगा, ठीक है। सेम चीज हमने थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, लिपीज लूप, ये हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ये सिंपल सिंपल एग्जांपल है, इनको याद रखना। ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज यूज्ड बाय मेल्स, तो मेल्स यूज कॉन्डम्स, यस, दिस इज यूज्ड बाय फीमेल डायफ्राम्स, ये फीमेल्स का कॉन्ट्रासेप्शन है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन है। दिस शुड नॉट बी आईयूसीडीज, दिस शुड बी आईयूडीज, ये भी फीमेल्स यूज करती हैं, फीमेल के यूट्रस में इंसर्टेड होते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। और पिल्स तो मेल के लिए बनी नहीं, क्योंकि डिमांड ही नहीं आई कभी, तो वो लेती फीमेल्स हैं, बनती फीमेल्स के लिए। अभी एक रिसर्च चल रहा है कि पिल्स मेल के लिए क्यों नहीं है, बिकॉज जो फीमेल पिल्स लेती हैं उनको साइड इफेक्ट होते हैं उसके, हार्मोनल चेंजेस करोगे तो फीमेल को साइड इफेक्ट होंगे। तो बहुत सी ऐसी बातें, ऐसी रिसर्च चल रही है कि मतलब मेल्स को पिल्स दे दो, कैन यूज दैट। पर इंडिया में इस चीज़ की कभी इतनी डिमांड ही नहीं आई, तो ये इसकी कभी सप्लाई नहीं हुई। ये भी एक टैबू है, जो आप कभी पढ़ना, पेपर पढ़ना एनसीबीआई का, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। एनीवे आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर यहाँ पर क्या होगा, मेल्स क्या यूज करें कॉन्डम्स, आंसर होगा ए ना। ये चीजें अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है, चैप्टर सिखाता बहुत कुछ है 9 में, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, तो अगर एक बार कॉन्सेप्ट वैसे भी समझ में आ जाए तो आप इजीली आंसर कर लोगे। और रही बात नीट लेवल के लिए, तो सेम पैटर्न रिपीट है। आपने अभी तक 28 क्वेश्चन, 28वें क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन पे हैं हम, आपने पैटर्न देख लिया होगा कैसे रिपीट। और एक बार पढ़ा हुआ है ना एनसीईआरटी, तो यूं आंसर आता है, यूं आंसर आता है, तुम खुद देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल बैरियर, फिर से बैरियर मेथड पे आ गए हम। तो ये क्या है, ये तो आईयूडी है, ये तो इंसर्ट करते हैं, बैरियर नहीं है। ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ना नहीं है। ये आईयूडी है, ये बैरियर मेथड है फीमेल का। सर्वाइकल वॉल्ट्स, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप, डायफ्राम्स और वॉल्ट्स। कितनी बार सेम चीज रिपीट होती है आपने खुद देखी, और हर बार क्वेश्चन नया था। यही तो नीट में होता है, सेम चीज को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, हम पहचान नहीं पाते बस। आंसर डी होगा, 28 का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 29, लैक्टेशनल एमेनोरिया, मैं बता चुकी हूँ आपको, दिस इज अ नेचुरल मेथड, है ना। इस टाइम पे क्या है, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर है, तो उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट है। तो मेंस्ट्रुएशन है नहीं, सही बात है। ओव्यूलेशन हो नहीं रहा है ना, ओव्यूलेशन हो नहीं रहा जब तक लैक्टेशन है, क्योंकि लैक्टेशन क्या करता है, प्रोलैक्टिन रिलीज हो। प्रोलैक्टिन गोनाडोट्रोपिन कम कर देता है, एलएचएफएसएच कम कर देता है, वो ही नहीं तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं, तो ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा। तो लैक्टेटिंग मदर के अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, ये बात भी ठीक है। चांसेस ऑफ कंसेप्शन बहुत कम हो चुके हैं अप टू 6 मंथ्स, क्योंकि अप टू 6 मंथ्स ना लैक्टेशन हाई है, प्रोलैक्टिन हाई है, गोनाडोट्रोपिन कम है, तो कंसेप्शन या फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम है। इसके साइड इफेक्ट्स नील है, ऑफ कोर्स ये तो बॉडीली फंक्शन है, बॉडी अपने आप कर रही है, एकदम नेचुरल है, तो साइड इफेक्ट तो है नहीं, ये बात भी ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी रिड्यूसेस आफ्टर द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, एक बार वो लैक्टेशन वाला पीरियड निकल गया, तब इस मेथड की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि तब प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा, तो वापस फीमेल ओव्यूलेट करने लगेगी, तो अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करे ऐसा नहीं होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ये बात भी ठीक है। ये एक नेचुरल मेथड है, जी हाँ। ये स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करता है नहीं, वो आईयूडी करता है, तो उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें लैक्टेशनल एमेनोरिया के लिए बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट से लेकर 6 तक सारी चीजें एप्लीकेबल थी, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30। कॉपर आयन जो आईयूडी रिलीज करते हैं, वो सप्रेस करते हैं मोटिलिटी किसकी, स्पर्म की, पूरा लिखा नहीं हुआ, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, अच्छा एक साथ लिख दिया, मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, एनसीईआरटी का लाइन है सीधा सीधा, कि स्पर्म की मोटिलिटी खत्म करेंगे ताकि वो फर्टिलाइजेशन ना कर सके। दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ऐसा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी करते हैं। ऐसा कॉपर वाले नहीं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी करते हैं, पर अपनी सहूलियत के हिसाब से ना ऑप्शन बदलेगा, तब स्मार्टली आंसर करना। यहाँ एक चूज करना है तो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, दे इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये तो आईयूडीज करते ही करते हैं, हर आईयूडी के लिए लिखा हुआ है कि अच्छा स्पर्म का फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करेगा, है ना। एंड दे मेक द सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, दे मेक्स द सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म,
ये बात भी एनसीईआरटी ने हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में लिखी। ये बात भी उन्होंने हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में लिखी है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस जनरल में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ अलग से किसी के बारे में नहीं लिखा हुआ, वो जनरल में उन्होंने लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। तो अगर मैं स्पेसिफिकली कॉपर रिलीजिंग की बात करूं तो वहां पर ये सेंटेंस यूज है, तो आंसर होगा ए। अब पता है बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां ये सारे स्टेटमेंट ठीक होंगे, बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा कि ये सारे ही स्टेटमेंट ठीक है, तब आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। अब ये सारी चीजें आईयूडी की थी, पर इन्होंने पूछा सिर्फ कॉपर आयन के बारे में, तो मुझे उसको प्रायोरिटी देनी थी जो कॉपर आयन करता है, तो मैंने आंसर क्या दिया। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रोजेस्टेरोन, जिसको प्रोजेस्ट्रोजन लिखा हुआ है, इन दी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दैट, प्रोजेस्टेरोन जो पिल्स में, पिल्स क्या करती हैं? दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन, दे प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, दे इनहिबिट एस्ट्रोजन, ऐसा नहीं है, दे चेक द अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू एंडोमेट्रियम, मतलब इम्प्लांटेशन को रोकती तो हैं ये पिल्स, ठीक है, लेकिन एस्ट्रोजन को इनहिबिट नहीं करती, तो ए ही ज्यादा करेक्ट होगा, आंसर होगा ए। 31 का आंसर आपके पास होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो 32, मल्टी लोड 375 कॉपर वाला, ये आपके पास आईयूडी है, इंट्रायूट्राइन। फिर से रिवाइज करो, लिपिज लूप नॉन मेडिकेटेड में आता है, हार्मोन रिलीजिंग के अंदर LNG20 आता है और प्रोजेस्टा सर्ट आता है, और आपका कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी आ गया, मल्टीलोड 375 आ गया, है ना, ये सारी चीजें आपके पास आ गई कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो मल्टीलोड के अंदर क्या है? कॉपर है, आंसर हो गया सी। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 33। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड देन आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। आपको ये बताना है कि कौन सी दो स्टेटमेंट करेक्ट है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या MTP, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जनरली सेफ होती है, बिल्कुल ठीक है। जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर निल अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 years, ये बात गलत है, पीरियड होता है 6 months का। 6 months तक चांसेस कम होते हैं, वो भी निल तो नहीं कहते, हाँ कम होते हैं, पर 2 साल तक ऐसा नहीं है कि आप लैक्टेशनल एमेनोरिया का यूज कर सकते हो एज अ कॉन्ट्रासेप्शन, ये तो गलत है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जैसे कि कॉपर टी, ये इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है, बिल्कुल, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है, ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, नहीं, ये इमरजेंसी पिल्स की बात करें। आफ्टर कोइटस 72 hours तक की इमरजेंसी पिल आती है बेटा, 1 week तक की नहीं आती। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो करेक्ट क्या क्या है? 1 मेरे पास करेक्ट है, 3 मेरे पास करेक्ट है, आंसर होगा ए। 33 का आंसर मेरे पास होगा ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34। दो स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट बताना है। सहेली इज एन ओरल पिल विच हैज हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू एंड वेरी लिटिल साइड इफेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, एक बेटर पिल थी, नॉन स्टेरॉइडल थी, क्योंकि नॉन स्टेरॉइडल है तो साइड इफेक्ट्स भी कम है और अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। सहेली कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन कॉल्ड सेंट्रोक्रोमैन, ये ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा ए। 34 का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, चलिए। डायोफ्राम्स कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ये बैरियर मेथड है जो फीमेल्स यूज करती हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बता। इनको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है बेटा, बैरियर मेथड्स जो होते हैं उनको कभी यूट्रस तक नहीं लेके जाया जाता, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। जो बैरियर मेथड होते हैं ना, वो सर्वाइकल रीजन को कवर करते हैं ताकि स्पर्म की एंट्री ही ना हो। और जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं जो यूट्रस में होते हैं, उसमें स्पर्म की एंट्री होती है, लेकिन उसके बाद स्पर्म को रिटार्ड किया जाता है, उसकी मोटिलिटी कम कर दो, उसको फैगोसाइटोसिस कर लो, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म कर दो, सर्विक्स को होस्टाइल बना दो, इम्प्लांटेशन मत होने दो, वो सब होता है आईयूडी में। डायफ्राम एक बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड के अंदर सर्विक्स कवर होगा, यूट्रस नहीं, ठीक है, तो ये यूट्रस में इंसर्ट नहीं होते, ये बात गलत है। दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन, यही आपको बता चुकी हूँ, ये सर्विक्स में होते हैं, ये फिजिकल बैरियर है, बैरियर मेथड में स्पर्म को एंटर ही नहीं होने देते। ये स्पर्मिसाइडल नहीं है, स्पर्मिसाइडल के लिए अलग से जेलीज आती हैं, ये स्पर्मिसाइडल नहीं है। तो 2 और 3 करेक्ट है ना, आंसर होगा 2 और 3 करेक्ट है, तो आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। कौन कौन है जो मेरी तरह ये वाली गलती करता है, जिसने जिसने पता कर लिया आंसर 2 और 3 है, वो फिर भी इसको करेक्ट करेगा, इसको टिक। मैं अपने टाइम ऐसे सिली मिस्टेक बहुत करती, आती जाती हुई चीज़ें जल्दबाज़ी में गलत मार्क करना, जिसमें मुझे समझ में आया कि एग्ज़ाम देते टाइम काम रहना कितना, अपने दिमाग को शांत रखना कितना ज़रूरी है। और मुझे पता है बहुत बच्चे ये फेस आती हैं चीज़ पर घबराहट में गलत करके आते हैं। मैंने आपके सामने इसको सबसे पहले टिक किया। वो बात अलग है कि अब मैं इतने बच्चों को मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो मैं अपनी गलती खुद पकड़ लेती हूँ। मुझे पता चल जाता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है कि आपके हाथ पर बैठने लग जाए चीज़ें, आपके सबकॉन्शियस को पता लग जाए कि आप ये गलतियाँ करते हो, और फिर आप उनको धीरे-धीरे ठीक, ठीक है? तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए 36।
कुछ डायग्राम्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं और आपको इनको आइडेंटिफाई करना है करेक्टली। ये भी कॉन्डम्स है, ये भी कॉन्डम है। ये फीमेल है, ठीक है? तभी इस तरीके से है और ये है परफेक्ट। तो दिस इज़ कॉन्डम फॉर मेल एंड दिस इज़ कॉन्डम फॉर फीमेल, जो कि इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में दिया हुआ है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये जो है ये आपके पास इम्प्लांट्स है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है? और ये आपके पास टी शेप का कॉपर टी है, तो आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। वैसे आप इसको ना सी से भी कर सकते थे। अच्छा नहीं, सी फिर आपको इस ऑप्शन में भी मिलता तो आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो आंसर होगा डी। 36 का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए 37। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी? टॉमी मतलब कट करना, और कट किसको करे हो? वास डिफरेंस को। क्या चीज करेक्ट है? इसकी वजह से क्या स्पर्म्स का प्रोडक्शन रुक जाएगा? नहीं बेटा, आपने उस ट्यूब को कट किया है जिसके थ्रू स्पर्म ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को नहीं छेड़ा। टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, उसको आपने नहीं रोका। दिस नहीं रोका, दिस इज रॉन्ग। क्या सीमन का प्रोडक्शन नहीं होगा? तो सीमन तो बनेगा, उसको कौन रोक रहा है? उसमें फ्लूइड है पर स्पर्म नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स इनटू द यूरेथ्रा, क्योंकि वास डिफरेंस वो है जो कि असेंट करेगी एब्डोमेन में, यूरिनरी ब्लैडर पे लूप करेगी और यूरेथ्रा में एंट्री लेगी एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। आपने वास डिफरेंस को कट कर दी तो यूरेथ्रा में स्पर्म्स नहीं आ पाए, ये बात ठीक है। इट प्रिवेंट्स अ मैन फ्रॉम हैविंग एन इरेक्शन, अगर ऐसा होता होता जिसकी वजह से कोइटस प्रॉपरली ना हो पाए, तो इसको हम एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कभी कह ही ना पाते, राइट? तो ये जो है वेसेक्टोमी, इसके अंदर एक ही चीज है कि आपने बस स्पर्म की मूवमेंट रोक दी है, इसलिए जो इजैक्यूलेशन है उसमें स्पर्म नहीं है, ठीक है? तो आंसर होगा सी। बाकी कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वैसेक्टोमी हैज नो अफेक्ट ऑन द सेक्सुअल लाइफ ऑफ मेल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मेल की सेक्सुअल लाइफ पे कोई भी दिक्कत आए, बिल्कुल। और ऐसा क्यों? बिकॉज ही कैन स्टिल इजैक्यूलेट एंड हैज नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स इन द ब्लड। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। वेसेक्टोमी अफेक्ट द हार्मोनल सिक्रीशन? बिल्कुल भी नहीं, हार्मोन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, बस एक ट्यूब को कट किया उन्होंने। ही कैन नॉट इजैक्यूलेट, ऐसा भी नहीं है। सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, सबका सिक्रीशन है, इजैक्यूलेशन तो होगा, बस उसमें स्पर्म नहीं होंगे। इट डज नॉट अफेक्ट द सेक्सुअल डिजायर बट कैन कॉज इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी मतलब इनफर्टाइल कर दिया है मेल को, ऐसा नहीं है। ऐसा होता होता तो ये चीज कभी भी लोग नहीं करवाते, इसके लिए ऑप्ट नहीं करते, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो वेसेक्टोमी सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो जो मेल है वो अभी भी इजैक्यूलेट कर सकता है। नॉर्मल सिक्रीशन है उसके अंदर सेक्स हॉर्मोन्स का, कोई भी सेक्सुअल डिजायर के साथ या हार्मोनल लेवल के साथ जो है ऑल्ट्रेशन नहीं किया जाता, इसीलिए वेसेक्टोमी लोग ऑप्ट करते हैं। आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। फेमिडॉम्स यानी फीमेल जो कॉन्डम्स यूज करती हैं आर मेड अप ऑफ थिन रबर या लेटेक्स शीट विच इज यूज टू कवर अप। फीमेल के अंदर बैरियर मेथड सर्विक्स रीजन को कवर करता है, तो बी आंसर होगा। मेल में ये है नहीं, आंसर होगा बी। आपको फेमिडॉम से खुद समझना था कि फीमेल कॉन्डम्स की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए 40। व्हाट इज द डिफरेंस इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड हार्मोनल इम्प्लांट्स? ठीक है, दे डिफर इन देयर साइट्स ऑफ इम्प्लांटेशन। सही बात है, इम्प्लांट को आप इम्प्लांट करोगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को आप खाओगे, तो पोजीशन अलग अलग है, साइट अलग अलग है, और जितने ड्यूरेशन में ये दोनों काम करते हैं वो भी अलग अलग है, टाइम पीरियड भी अलग अलग है। दोनों चीजें दोनों के लिए अलग है, आंसर होगा सी। हाँ, हार्मोन दोनों में सेम है क्योंकि आप प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दे रहे हो, पर बाकी सारी चीजें अलग है। क्वेश्चन देखो 41। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन? लैक्टेशनल एमेनोरिया में हार्मोन का इन्वॉल्व है ना, क्यों बेटा? क्योंकि जब मदर मिल्क प्रोड्यूस कर रही है तब तक उसमें प्रोलैक्टिन है। जब तक उसमें प्रोलैक्टिन है तब तक उसमें गोनाडोट्रोपिन नहीं है। जब तक गोनाडोट्रोपिन नहीं है तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, और जब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तब तक आप नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हो। तो हार्मोन आया ना, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना। पिल्स को देखोगे तो भर भर के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, तो इनमें भी हार्मोन है, इनमें भी हार्मोन है, बहुत सारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी हाई लेवल प्रोजेस्टेरोन होता है, तो इन सब में हॉर्मोन्स का रोल है, आंसर होगा डी। इन सब में है, आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? रिदम मेथड, ये नेचुरल मेथड है, इतना रिलायबल नहीं है। फिजिकल बैरियर और स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मोस्ट रिलायबल है, क्योंकि फिजिकल बैरियर पर भी आप उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, रिदम मेथड भी ऑफ कोर्स उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर सर्जिकल मेथड आपको 100% गारंटी दे रहा है कि कंसेप्शन नहीं होगा। आंसर होगा सी। 42 का आंसर होगा सी। अगर क्वेश्चन होता कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड क्या है, या फिर क्वेश्चन होता
कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, तो आंसर होता आईयूडी। लेकिन रिलायबल की बात करें तो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 43। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन, ये तो हम देख चुके हैं ना, ऐसा क्वेश्चन हम देख चुके हैं, आई थिंक ये रिपीटेड आया हमारे पास। ये डिवाइस परमानेंटली प्लेस होता है, ऐसा नहीं है, ये रिप्लेस होता है। इस डिवाइस को इंसर्ट करने के लिए यूट्रस में थ्रू वेजाइना आपको फिजिशियन चाहिए, ये ठीक है, पर ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है ना, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। मुश्किल चीज ये है कि कभी कभी वेयरर के बिना इंफॉर्मेशन के भी ये एक्सपेल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो सकती है। तो आंसर क्या होगा? सी। 43 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्यूबेक्टोमी के लिए ट्रू नहीं है? ट्यूबेक्टोमी मतलब क्या? फेलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देना, इट इज अ सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्या ट्रू नहीं है, मुझसे ये पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है, इट इज मोर डिफिकल्ट देन वेसेक्टोमी एंड इज इवन मोर डिफिकल्ट टू रिवर्स। ऐसा कुछ नहीं है, जैसी वेसेक्टोमी वैसा ट्यूबेक्टोमी, सेम होता है दोनों। तो ये तो गलत हो जाएगा। सो दिस इज नॉट ट्रू। आपसे ये पूछा क्या ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है। फिलहाल के लिए जो ट्रू नहीं है मैं उस पर क्रॉस लगा रही हूँ, मुझे पता है ये चीज ट्रू नहीं है। ठीक है, अच्छा। नो ओव्यूलेशन अकर्स, हेंस नो फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल। अब ये भी गलत है, ये तो मैं जानती हूँ कि ओव्यूलेशन ना हो ट्यूबेक्टोमी में, ऐसा नहीं होता। कोई ओव्यूलेशन, कोई गैमेटोजेनेसिस को नहीं रोका गया, दिस इज रॉन्ग। इसके अंदर दोनों फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट किया जाएगा, जी हाँ। इसका फेलियर रेट ऑलमोस्ट जीरो है, जी हाँ। तो फिर आप मोस्ट करेक्ट इसको करें। अच्छा, लिखा गया है यहाँ पे कि ये वेसेक्टोमी से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, रिवर्स करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मे बी ये कुछ परसेंटेज के अंदर बात की गई है, या एज कम्पेयर टू मेल्स, फीमेल्स में ये करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट। हम जानते हैं कुछ भी हो, वेसेक्टोमी में गैमेटोजेनेसिस नहीं रोका जा रहा है, oogenesis नहीं रोका जा रहा है, ओव्यूलेशन होगा, उसको कोई भी इंटरप्ट नहीं कर रहा। तो दिस इज रॉन्ग, आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैज इंक्रीज्ड in recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STIs and AIDS? condoms। इकलौता फिजिकल बैरियर जो कि एसटीडी भी प्रिवेंट करता है, दैट इज कॉन्डम्स, इसीलिए कुछ पिछले सालों में उसका यूज इंक्रीज हुआ है, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। कॉइटस इंटरप्टर्स, बता चुकी हूं मैं आपको, 3 नेचुरल मेथड होते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एंड कॉइटस इंटरप्ट। तो ये क्या है? एक नेचुरल मेथड है जिसमें पीनिस विदड्रॉज फ्रॉम द वेजाइना बिफोर इजैक्यूलेट, इसको बोलते हैं हम कॉइटस इंटरप्ट। ठीक है, आंसर विल बी ए। देखो सेम क्वेश्चन पूछने के कितने तरीके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेलीज आती हैं जो लोग यूज करते हैं इन एडिशन टू कॉन्डम्स। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, वोल्ट, मतलब फिजिकल बैरियर तो लोग यूज कर रहे हैं, उसके साथ इन स्पर्मिसाइडल क्रीम को यूज कर रहे हैं, क्यों? एक्स्ट्रा ल्यूब्रिकेशन मिल रहा है? ऐसा नहीं है। कोई जर्म्स किल हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। पर हाँ, कॉन्ट्रासेप्शन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, क्योंकि अगर कोई स्पर्म की एंट्री हो भी गई कोई 1%, तो ये किल कर देगा। तो कॉन्ट्रासेप्शन की एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि आपने 2 कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक साथ यूज कर लिए। आपने स्पर्मिसाइडल क्रीम भी यूज कर ली और आपने कॉन्डम्स भी यूज कर लिया, तो आंसर विल बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या होता है? मैं बता चुकी हूँ, भर भर के हॉर्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन भर भर के होता है इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर। ठीक है, तो आंसर होगा ए, मेंस्ट्रुएशन को रोकने के लिए, ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए, आंसर होगा ए। तो 48 का आंसर आपके पास होगा बेटा ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49, जिसके साथ हम एंट्री कर रहे हैं अगले टॉपिक में, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटी। चलो, क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है? इसमें से कौन सी कंडीशन में एमटीपी लीगली होता है इंडिया में? ठीक है, अच्छा। टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग कॉइटस और रेप्स, उसके लिए एमटीपीज अलाउ किया जाता है। वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल टू द मदर और द फीटस और बोथ। अगर मदर और फीटस को कोई परेशानी हो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में, उनकी जान पे बात हो, फेटल हो, तब भी एमटीपी अलाउ किया जाता है। टू गेट रिड ऑफ प्रेगनेंसी एज फीटस इज फाउंड टू बी मेल, एमटीपी इसलिए कभी अलाउ नहीं करेंगे कि जो बच्चा है, जो फीटस है, वो फीमेल। फीमेल फीटिसाइड कभी लीगल नहीं हो सकता। तो दिस इज रॉन्ग, बाकी दोनों चीजें लीगल हैं, उसके लिए लीगली एमटीपी होता है, आंसर होगा ए। जो थर्ड चीज लिखी हुई है ना, उसके लिए इलीगल एमटीपी करते हैं लोग, वो इलीगल है। तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है 50th क्वेश्चन में? Which of the following is incorrect regarding MTP? At present, MTP is legally allowed up to 30th week। बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 हफ्ते, 12 हफ्ते तक लीगली अलाउड है। अगर आप सेकंड ट्राइमेस्टर के टाइम एमटीपी करवाते हो तो उसके लिए भी बहुत सारी स्पेशल कंडीशंस होती है, पर लीगली अलाउड फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक है। 30 वीक नहीं, 12 वीक्स, ये इनकरेक्ट हो गया। एमटीपी से अनवांटेड प्रेगनेंसी, यू कैन गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, जी हाँ।
एमटीपी कंपैरेटिवली सेफ है अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक इसको सेफ माना जाता है, बिल्कुल। एमटीपी इंडिया में लोग मिसयूज़ कर रहे हैं फीमेल फीटस को किल करने के लिए, फीमेल फीटिसाइड कर रहे हैं, तो बाकी सब चीज़ें ठीक है, इनकरेक्ट होगा ए। बाकी सब चीज़ें ठीक है, इनकरेक्ट होगा ए, 50 का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज़ लीगलाइज्ड इन द ईयर डैश इन इंडिया। इंडिया में 1971 में लीगलाइज्ड हुआ था, 2017 में इसका अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एमटीपी फेयरली रिस्की कब हो जाती है? 12 हफ्तों के बाद, है ना? आफ्टर 12 वीक्स फिर वो रिस्की हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए 52। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी? ठीक है, कैन नॉट, इसमें से कौन सा इनफर्टिलिटी में हेल्प करने वाली एक रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है? आईवीएफ लोग यूज करते हैं, जीआईएफटी भी करते हैं, आईसीएसआई भी करते हैं। एमटीपी से प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है, फर्टिलिटी बढ़ती नहीं। वो कोई असिस्टेड टेक्नोलॉजी नहीं है कंसीव करने के लिए, ताकि पेरेंट्स यूज कर सके कंसीव करने के लिए, नहीं। वो तो प्रेगनेंसी को खत्म कर रहा है, राइट? तो एमटीपी एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखो 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड बाय एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस क्या है? जब फीटस है ना बेटा, तो 7th मंथ के अराउंड एमनियोटिक फ्लूइड ले लो। वैसे उससे पहले भी आप कर सकते हो, सेकंड ट्राइमेस्टर तक फ्लूइड लिया, फ्लूइड से ना आप पूरा कैरियोटाइप बना सकते हो, आपको बार बॉडी दिखेगी, आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे, तो उन क्रोमोसोम्स की वजह से आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का भी पता चल जाएगा, साथ में मेल है या फीमेल आपको जेंडर का भी पता चल जाएगा। एमनियोसेंटेसिस इसलिए हम लोग करते हैं, ठीक है? क्या क्या मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ? टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मुझे दिख जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज 44 प्लस XO, तो पता लग जाएगा कि भैया एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा कुछ है नहीं, तो ये सिंड्रोम मुझे दिख जाएगा, कैरियोटाइपिंग में मुझे दिख जाएगा। क्लाइंट फ़िल्टर की बात करें तो आप जानते हैं 44 प्लस XXY पता लग जाएगा, दिख जाएगा कैरियोटाइपिंग में। क्या सेक्स का पता लग जाता है? बिल्कुल पता लग जाता है। ये दिख जाते हैं ना क्रोमोसोम्स, तो आपको पता लग जाएगा XX है या XY। तो ये सारी चीज़ों का एमनियोसेंटेसिस में पता चल जाता है, आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए 54। इसमें से कौन-सी चीज़ लीगल नहीं है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करना, कॉन्डम्स का यूज़ करना बिल्कुल लीगल है। एमनियोसेंटेसिस का यूज़ करना कोई कॉन्जेनाइटल डिसीज़ का पता लगाने के लिए, ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल लीगल है। एमटीपी करना 35 वीक पे बिल्कुल लीगल नहीं है, 12 हफ्तों के बाद वो डेंजरस हो जाता है, तो सिर्फ़ स्पेशल कंडीशंस में अलाउ किया जाता है। 35 वीक के टाइम ये लीगल नहीं है। इंड्यूस्ड अबॉर्शंस इन करवाए जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक केसेस के अंदर करवाए जाते हैं, है ना? तो वो स्पेसिफिक केसेस के अंदर है। पर ठीक है, 35 वीक्स के लिए एमटीपी तो लीगल नहीं होगा, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए 55। फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल्स फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर बार बॉडीज। बार बॉडीज काउंट कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार बॉडीज हैं। हमारे पास एक बार बॉडी होती है, मेल्स नहीं होती। बार बॉडी से आपको सेक्स का पता चल जाएगा, आंसर होगा सी, क्योंकि कैरियोटाइपिंग आपके सामने आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज फॉर, किस किस के लिए यूज करते हो? टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबोर्न फीटस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस नहीं किया जाता, ये एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए अलग मेथड्स होते हैं। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ अ सरोगेट मदर, ये भी एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ठीक है। डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस से आप जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी का पता लगा सकते हो। वैसे तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का ज्यादा पता लगाते हो, पर ठीक है, कोई डिफेक्ट है बच्चे में, वो आप पता लगा सकते हो। सेक्स के लिए इसको यूज करना अलाउ नहीं किया गया है, करते हैं पर किया नहीं गया है, आंसर होगा डी। अलाउड नहीं है ना ये पता लगाना, आंसर होगा परमिसिबल यूज था, इसलिए हमने डी ले लिया, वो ज्यादा बेटर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज आर बीइंग रेज्ड थ्रू एमटीपी? इमोशनल और एथिकल इश्यूज, बिल्कुल, क्योंकि अलाउ नहीं कर रहे ना एमटीपीज, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अलाउ नहीं करे, लीगल नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारी कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फाइट हो रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी तो हमारा राइट होना चाहिए, कि इफ यू वांट टू कीप द बेबी और नॉट, तो हमें गवर्नमेंट ना रोके, इलीगल ना हो ये चीज़ें। तो जो ये एमटीपी वाला कॉन्सेप्ट आया ना, इससे बहुत सारे इमोशनल इश्यूज आए हैं, बहुत सारे एथिकल इश्यूज आए हैं। बहुत फीमेल कह रही है कि अगर हमारे साथ फोर्स हुआ है तो हम ये क्यों, आप नहीं अलाउ करोगे, या हमें आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपने देखी होंगी न्यूज़ में। तो जो एमटीबी वाला कॉन्सेप्ट है, इसे इमोशनल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज, रिलीजन अपनी बात, धर्म अपनी बात कहता है, सोशल इश्यूज, अलग अलग चीजें आई हैं, तो आंसर होगा सी। सारे इश्यूज खड़े हुए एमटीपी से, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 58। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी इज सेफ? फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए 59। एमटीपी इज ऑफ मच रिस्क इन विच फेज? सेकंड ट्राइमेस्टर पे मुश्किल हो जाएगा।
देखो पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता ये सब तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आ गया ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ, उससे आप पहला ट्राइमेस्टर कहते हो, तब तक सेफ है। सेकंड ट्राइमेस्टर में एंट्री करते ही दिक्कत है ना? फिर वो अनसेफ हो जाएगा एमटीपी करवाना। तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। एमटीपी इज बीइंग डैश टू अबॉर्ट इवन नॉर्मल फीटस। फीटस एकदम नॉर्मल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मदर को कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लोग एमटीपी कर रहे हैं। तो ये यूज हुआ या मिसयूज हुआ? ये मिसयूज हुआ। आप एमटीपी को मिसयूज कर रहे हो फीमेल को अबॉर्ट करने के लिए। स्पेशली तब जब आपको पता है कि उस फीटस का सेक्स फीमेल है, क्योंकि लोगों को पता लग जाता था कि भाई फीमेल फीटस है और फीमेल वो रखना नहीं चाहते, तो फीमेल फीटिसाइड कर रहे थे, तो मिसयूज हो रहा था एमटीपी का। आंसर होगा बी। इसीलिए एमनियोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन करना बैन किया इंडिया, कि हम पता ही नहीं लगने देंगे कि सेक्स क्या है, क्योंकि अगर पता लग गया कि फीमेल है तो लोग फीमेल फीटिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, जिसके साथ आप एंट्री कर रहे हैं अगले टॉपिक में, दैट इज एसटीडीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एसटीडीज आर। देखो बेटा, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। दो तरीके का क्वेश्चन आएगा, एक आप पीवाईक्यू में भी देखोगे जिसमें आएगा कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद एसटीडीज आर। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं अर्ली सिम्टम्स ऑफ एसटीडीज, वहां आपसे पूछेंगे कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू एसटीडी। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं एसटीडी? इचिंग होगी पेल्विक रीजन, वजाइना से फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, पेल्विक रीजन में स्लाइट पेन भी हो सकता है, पेल्विक रीजन में स्वेलिंग भी हो सकती है, और पेनलेस सोर्स भी होते हैं, जिनको मैंने बताया था ना आपको, सोर्स या फोड़े जिसे हम हिंदी में, जेनाइटल एरिया में पेनलेस सोर्स हो सकता है, इचिंग हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। ये सारे अर्ली सिम्टम्स होते हैं। तो 1 2 3 4 ये सारे अर्ली सिम्टम्स है। आंसर क्या होगा? बी। अगर मैं इस एसटीडी को ट्रीट ना करूं, इसको ऐसे ही छोड़ दूं अनट्रीटेबल, तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे। वो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? इनफर्टिलिटी हो सकती है, कंसीव ही ना कर पाओ कभी। अगर प्रेग्नेंट है, अब होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। ठीक है, कैंसर तक उसमें लिखा होता है। ये जो डिसीज यहाँ लिखी हुई है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। ये कॉम्प्लिकेशंस में कि अगर आप ट्रीट नहीं करोगे एसटीडी को, एज इट इज छोड़ रहे हो, तो कॉम्प्लिकेशंस में ये चीजें आएंगी कि स्टिल बर्थ हो सकता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, ये सब कॉम्प्लिकेशन है। और ये जो चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी, ये इनिशियल सिम्टम, अर्ली सिम्टम्स है या ये इनिशियल सिम्टम, तो इनको याद करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 62, चलिए। हेपेटाइटिस बी, है ना, और एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, क्योंकि एसटीडीज है ना। अब एसटीडीज हैं तो दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ऑफ कोर्स दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, infectious needles, surgical instrument with infected person, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, बिल्कुल, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, बिल्कुल, इन सब तरीकों से, क्योंकि फ्लूइड कनेक्टिविटी से एसटीडी का ट्रांसफर हो जाता है। आंसर डी, इन सब तरीकों से पॉसिबल है। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए 63, इसको बोलते हैं शैंकर, इसको प्रोनाउंस करते हैं शैंकर। ठीक है, शैंकर ऑन दी जेनाइटल्स। शैंकर क्या है? हिंदी में बोलूं तो फोड़े, इंग्लिश में बोलूं तो अल्सर, वही बात होती है। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में आपके समझने के, तो जेनाइटल्स पे शैंकर हो जाना इज कोज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये शैंकर ना, पता है, अब मुझे पता है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, पर कुछ चीजें सीख लो, आपके काम ही आएंगी। कुछ एक दो क्वेश्चन अगर ऐसे मिलते हैं ना, तो वो आपके काम ही आते हैं। ये क्या है? शैंकर, फोड़े, विच इज अल्सर्स जिसको हम बोलते हैं, जो जेनाइटल्स पे आ रहे हैं। अभी सिम्टम है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का, और जनरली ये जो सिम्टम है ये सिफिलिस का है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जनरली ये सिम्टम सिफिलिस का है। और सिफिलिस किसकी वजह से हो रहा है जी? सिफिलिस हो रहा है ट्रेपोनीमा पैलाइडम की वजह। तो फिर ये इन्फेक्शन किसकी वजह से होगा? ए। निसीरिया गोनोरिया की वजह से गोनोरिया होता है, उसमें शैंकर नहीं मिल रहे। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज योर एचआईवी, वो एड्स कर रहा है, और हेपेटाइटिस बी वायरस ये अलग ना। तो आंसर होगा ए, क्योंकि सिफिलिस का सिम्टम है ये। ठीक है, तो आंसर होगा ए। कुछ चीजें आपको नहीं लग सकती हैं, तो यहाँ पे याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, चलिए। वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? December 1। देख लेना, याद करना है, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। देखो, एक दो चीजें आपको नुकसान नहीं देंगी। 1 दिसंबर को मना, तो आंसर होगा बी। वैसे इसको छोड़ भी सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया ओनली? थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था। एक मैच द फॉलोइंग 2017 में आया हुआ है, तो थोड़ा सा आइडिया रख लो इन चीजों। ठीक है, सिफिलिस आपने अभी देखा ट्रेपोनिमा पेलाइडम से हो रहा है, वो एक बैक्टीरिया होता है। गोनोरिया मैंने आपको अभी बताया निसीरिया गोनोरिया से हो रहा है, वो एक बैक्टीरिया होता है। दिस इज शैंक्रोइड। शैंक्रोइड ना सिफिलिस का भाई है। बहुत सारी चीजें
सिम्पटम्स इसके सिफिलिस जैसे होते हैं। चैंक्रोइड होता है बेटा हीमोफिलस डूरी, डुक्री 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 डुकरा डुक्री समथिंग ऐसा होता है, वो उसका नाम है। बैक्टीरिया का नाम है। तो ये हीमोफिलस डुक्री भी बैक्टीरिया, ये तीनों बैक्टीरिया, ट्रेपोनेमा पेलाइडम बैक्टीरिया, निसेरिया बैक्टीरिया और हीमोफिलस डुक्री बैक्टीरिया, ठीक है। सिफिलिस हो गया, चैंक्रोइड हो गया, उसके सिवा यहाँ पर क्या बचा है? क्लमाइडिएसिस। क्लमाइडिएसिस किसकी वजह से हो रहा है? क्लमाइडिएसिस हो रहा है क्लमाइडिया की वजह से। अब वो भी बैक्टीरिया है तो वो भी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, पर स्केबीज और पेडिकुलोसिस बैक्टीरिया नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा की वजह, ये आर्थ्रोपोडा की वजह से होता है। पर बेटा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। मुझे फिर भी प्रायोरिटी देनी होगी तो मैं इसको दूंगी, ये मुझे क्लियर कट पता है यहाँ पे चीजें, तो मैं प्रायोरिटी देना चाहूंगी तो इसको दूंगी। पर बी गलत नहीं है, बी गलत नहीं है, मैं फिर भी बी को दे रही हूँ, इसको सर्कल में कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ क्लमाइडियसिस क्लमाइडिया वो भी बैक्टीरिया ही है ना। तो आपको यानी इसी चीजों से आपको पता चल जाएगा कौन सी डिसीजेस बैक्टीरियल है और कौन सी वायरल। पीवाईक्यू सॉल्व करोगे और बेटर आइडिया लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। एनसीईआरटी क्या बोलती है? ट्रिपल एच। आपने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर आपका ट्रिपल एच में हो गया हेपेटाइटिस बी, HIV एंड जेनाइटल हर्पीज। तो ये 3 H हैं जिनको क्योर नहीं किया जा सकता, नॉट क्यूरेबल। रिवाइज कर लो, उसके सिवा हर एसटीडी को क्योर कर सकते हैं अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो यहाँ पर आप मुझे खुद बता दीजिए कौन सा कंप्लीटली क्यूरेबल है। HIV से एड्स होगा ना, HIV से एड्स होगा, तो ये क्यूरेबल नहीं है, ये क्यूरेबल नहीं है, ये क्यूरेबल नहीं है, ये है अगर आप अर्ली इसको डिटेक्ट कर लेंगे तो आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, ये बात भी हमको पता होनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली मैच द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विद इट्स पैथोजन। सिफिलिस, ट्रेपोनिमा पेलाइडम हम देख चुके हैं, ये तो एकदम करेक्टली मैचिंग कर रहा है, ये तो एकदम करेक्टली मैचिंग कर रहा है। कैंडिडाइसिस, कैंडिडाइसिस क्लमाइडिया से नहीं होता, क्लमाइडिया से क्लमाइडियसिस होता है जो कि एक बैक्टीरिया है। कैंडिडाइसिस कैंडिडा से होता है, कैंडिडा इज अ फंगस, एक ईस्ट है, फंगस है वो, ठीक है, एक ईस्ट है, फंगस है कैंडिडा, जिससे कैंडिडाइसिस होता है, ये गलत मार्किंग की। जेनाइटल वॉर्ड्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। शैंक्रोइड हीमोफिलस ड्यूक्री, मैं कह रही थी ना आपको, ये शैंक्रोइड है ना, श वर्ड है, शैंक्रोइड है ये, और एक बैक्टीरिया से होता है हीमोफिलस ड्यूक्री, तो ये भी ठीक है। तो जो गलत है वो ये है, क्योंकि ये क्लमाइडिया से नहीं हो रहा, ये कैंडिडा नाम के एक ईस्ट से हो रहा है। ये चारों याद कर लो, सिफिलिस भी याद रखो, गोनोरिया भी याद रखो। देखो 2 चीजें तो पक्की पक्की याद करो कि सिफिलिस ट्रेपोनिमा से होता है, गोनोरिया निसीरिया से होता है, इतना याद रखना है। बाकी तो कॉमन, क्लमाइडियसिस क्लमाइडिया से हो रहा है, ठीक है, कैंडिडाइसिस कैंडिडा से हो रहा है, ईज़ी है ना, उतना तो हम याद रख सकते हैं। अब रही बात शैंक्रोइड की, तो कम चांस है ये आए, पर ये अलग सा नाम आपको वैसे याद होगा, याद रह जाएगा कि ये डुकरी से हो रहा है, ठीक है, मैच कर लोगे। 2 याद रखोगे ना तब भी मैच कर लोगे। सिफिलिस याद रखना, ट्रेपोनिमा से होता है, गोनोरिया याद रखना, निसीरिया गोनोरिया से होता है, काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, इसमें से कौन सी एसटीडी फंगस से हो रही है? अभी बताया मैंने आपको, अभी बताया कैंडिडाइसिस, कैंडिडाइसिस, कैंडिडाइसिस कैंडिडा से हो रही है, जो कि ईस्ट एक तरीके का फंगस है। शैंक्रोइड बैक्टीरिया से हो रहा है, हीमोफिलस ड्यूक्री, ठीक है। क्लमाइडियसिस क्लमाइडिया से होता है, वो अगेन एक तरीके का बैक्टीरिया है। ट्राइकोमोनियसिस ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ये प्रोटोजोआ पैरासाइट है बेटा, ये आपने प्रोटोजोआ में पढ़ा है, ट्रिपैनोसोमा ट्राइकोमोनास, ये प्रोटोजोअन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। नाम से जो सीधा-सीधा याद हो रहा है, वो तो दिमाग में हम वैसे ही याद रख सकते हैं। आंसर होगा सी। यानी कुछ 4-5 क्वेश्चन्स के थ्रू ना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। पीवाईक्यू में एक बार आया हुआ है। तो बहुत से बच्चों को लगता है कितना पढ़ना है? बेटा इन क्वेश्चन्स को पढ़ लो, इसके बाहर नहीं आए। इनको पढ़ लो, ठीक है? आगे आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 69, एक पर्सन एक्स है, जिसको बेनाइन हार्ड आउटग्रोथ हो रहे हैं विद horny surface over the skin and mucosal surface of external genitalia, ठीक है जी, आउटग्रोथ हो रही है। डायग्नोसिस पे पता चला कि ये जो एक्स है, इसको कुछ ना कुछ वायरल इन्फेक्शन है, और वो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स से हुआ। कुल मिलाकर आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सा एक ऐसा एसटीडी होता है। पहली बात तो वो एसटीडी होना चाहिए, दूसरी बात वो एसटीडी वायरस की वजह से हो। गोनोरिया बैक्टीरियल है, अब तो समझ में आ गया होगा, निसीरिया गोनोरिया की वजह से होता है। स्कैबियसिस और पेडिकुलोसिस थोड़ी देर पहले बताया, आर्थ्रोपोडा की वजह से होता है, ये आर्थ्रोपोडा की वजह से होता है। एंटीरोबायसिस पिन वर्म की वजह से होता है, जो कि एक एस्केलमेंथिस है बेटा,
और जेनाइटल वॉर्ट्स आपने थोड़ी देर पहले भी देखा, एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो जेनाइटल वॉर्ट्स वायरस की वजह से हो रहा है, आंसर होगा डी। ये इकलौता वायरल एसटीडी आपके पास यहाँ पर आता है। ठीक है, रिवीजन हो रहा है साथ साथ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70। टू अवॉइड द ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी, अगर आप चाहते हैं कि एसटीडी ना हो तो क्या करना चाहिए? यू शुड अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, यस। यू शुड ऑलवेज हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स, प्लीज ऐसा मत करना। यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कॉइटस, बिल्कुल, दिस कैन हेल्प यू प्रिवेंट एसटीडीज। अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल्स, बिल्कुल, बाकी तीनों मेथड्स आप यूज कर सकते हैं, 1, 3 एंड 4, आंसर होगा बी। तो 70 का आंसर आपके पास होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। एसटीडीज के और क्या क्या नाम है? वेंट्रल डिसीजेस बोलते हैं इन्हें, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, दोनों ही नाम है, आंसर होगा सी। 71 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए 72। इसमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है? मैंने आपको बताया था ट्रिपल एच क्यूरेबल नहीं होता, तो हर्पीस एचआईवी और क्या बोल रही हूँ मैं, हेपेटाइटिस बी, ये तीनों क्यूरेबल नहीं होती। क्या क्यूरेबल नहीं है? हर्पीस क्यूरेबल नहीं है, आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, कौन सा किसकी वजह से हो रहा है। अब तो याद हो गई होगी ये चीज। सिफिलिस किसकी वजह से हो रहा है? ट्रेपोनीमा पेलाइडम। चैंक्रोइड किसकी वजह से हो रहा है? हीमोफिलिस ड्यूक्री। एड्स एचआईवी की वजह से हो रहा है, और जेनाइटल वॉर्ड्स ह्यूमन पेपिलोमा। ये 4-5 याद कर लोगे तो सॉल्व हो जाएंगी सारी चीज। तो देखो जरा, आपके पास क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 कहाँ है? सॉरी, 3, 2, 4, 1, देखो मैंने फिर से वही गलती करी। 3, 2, 4, 1 यानी कि ए, तो 73 का आंसर मेरे पास होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। सबसे कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। एड्स एक एसटीडी है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होगा। वैसे देख लो जरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होगा, प्लेसेंट्रल ट्रांसफर से भी हो सकता, ऑल ऑफ दीज डी जाएगा। 74 का आंसर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75। चलिए, एड्स किसको अफेक्ट करता है? हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, और इम्यूनिटी के अंदर टी सेल्स को। टी सेल्स में भी वो टी सेल्स जिनके पास CD4 रिसेप्टर होता है, पहचानेंगे, अंदर जाएगा, उनके अंदर एप्लीकेट करेगा, उनका नंबर खत्म कर देगा, आंसर होगा ए। CD4 वाले टी हेल्पर सेल्स को अटैक करता है, ठीक है, तो CD4 रिसेप्टर याद रखिएगा, आंसर होगा ए 75 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76। कौन सा एज ग्रुप है जो एसटीडी से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होने का चांसेस रखता है, जिस एज ग्रुप में आप आते हैं 15 to 24, उस एज ग्रुप में। मैं थैंकफुली लास्ट ईयर निकल गई थी इस एज, तो अब ये तुम लोगों का है, अवेयरनेस लाओ अपने अंदर, ठीक है, जरूरी है, अगर एसटीडी से बचते हैं तो ध्यान रखना होता है चीज़ों का। 15 से 24 ईयर्स के एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए इस चीज़ की, और ये वही एज ग्रुप है जो इस टॉपिक को और इस सब्जेक्ट को उतना ही टैबू बनाता है और फिर फंस जाता है। बेटा, you have to have knowledge, you have to learn some things, not only for NEET, for your general life. So the age group is 15 to 24, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एसटीडीज इज डिफिकल्ट बिकॉज, क्यों नहीं पहले पता चल पाता? लैक ऑफ एडवांस डायग्नोसिस। क्यों डिफिकल्ट है अर्ली डिटेक्शन ऑफ एसटीडीज? लैक ऑफ एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स, ओके। सोशल स्टिग्मा टू एसटीआईज, इनिशियल एसिम्टोमेटिक कंडीशन। ऐसा नहीं है कि हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे, दिक्कत यह है कि एक तो सोशल स्टिग्मा है, दूसरा इनिशियली सिम्टम्स नहीं आते तो पता नहीं लगता, तो बोथ बी एंड सी होगा, आंसर होगा डी। ठीक है, 77 का आंसर आपके पास होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें से कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसमें सारे एसटीडीज आ रहे हैं? गोनोरिया एक एसटीडी है, हेपेटाइटिस बी एक एसटीडी है, क्लमाइडियासिस एक एसटीडी है, तीनों एसटीडी है। एड्स एसटीडी है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव, है ना, तो ये तो नहीं होगा। मलेरिया फिर से प्रोटोजोन की वजह से हो रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। कोलेरा बैक्टीरियल डिसीज है, एसटीडी नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें सारी की सारी एसटीडीज है, आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। एड्स किसकी वजह से हो रहा है? एचआईवी वायरस, ए। 79 ए, ये तो हमें पता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू वेरियस एसटीआईज में लीड टू इनफर्टिलिटी, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या ऑल ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ दीज। एसटीआई की वजह से ये सब कुछ ही हो सकता है, सब कुछ ही हो सकता है। एसटीआईज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं, जो सिम्टम्स करेंगी वो तो है ही हैं, उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, पेल्विक पेन, अर्थराइटिस, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड होती हैं एसटीआईज के साथ, ठीक है, कैंसर तक की भी
बाद लिखी। तो आंसर होगा डी, ये सारी ही चीज़ें पॉसिबल हैं, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 जिसके साथ हम एंट्री कर रहे हैं किसमें, इनफर्टिलिटी। ठीक है। जिफ्ट क्या है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में क्या हम स्पर्म और ओवम का मिक्सचर यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, नहीं। क्या हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में, नहीं, उसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहा जाता है। ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ऐसा भी हम नहीं कर रहे। गैमेट का ट्रांसफर कर रहे हैं हम फेलोपियन ट्यूब में। हम एक डोनर से ओवम लेकर और एक फीमेल फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाकर उसको ट्रांसफर कर, गैमेट इंट्रा फेलोपियन, उस फीमेल को खुद वो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, मे बी ड्यू टू वट एवर रीजन, तो हम एक हेल्दी डोनर से ओवम लेकर उसके फेलोपियन ट्यूब करें ताकि इन वीवो फर्टिलाइजेशन, है ना, इन वीवो फर्टिलाइजेशन हो जाए। और फर्टिलाइजेशन के बाद वो फीमेल अपने यूट्रस में सूटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है बच्चे को, फीटस को, पर एग नहीं बना पाए, तब आप जीआईएफटी का यूज करते हो, आंसर होगा डी। 81 का आंसर होगा बेटा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82। इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculate could be corrected by। इनफर्टिलिटी का रीजन क्या है कि स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है एग को, या तो उसका नंबर कम है या इंसेमिनेशन में मेल पार्टनर जो है वो सीमेन रिलीज नहीं कर पा रहा है फीमेल बॉडी के अंदर, स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आर्टिफिशियल। उस केस में आप आर्टिफिशियली जो है स्पर्म्स का एंट्री करवा सकते हो फीमेल गैमेट के अंदर, जिसमें एक मेथड आप पढ़ते हो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना, और दूसरा मेथड आप पढ़ते हो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें दो तरीके मेजरली आपने पढ़े होंगे, एक आपने पढ़ा होगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और दूसरा आपने पढ़ा होगा इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये दोनों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है अगर मेल पार्टनर खुद फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा, तो इसका आंसर होगा बेटा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसके हम अभी बात कर रहे थे। तो इसमें आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना, हम कर रहे हैं तो ये यूट्रस में कर रहे हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। बाकी ऑप्शन रीड करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, तो ओवरी के अंदर तो हम कर नहीं रहे। Transfer of sperm of a healthy donor to a test tube containing ova. Transfer of sperm of husband to a test tube containing ova. हस्बैंड के स्पर्म्स तो हेल्दी नहीं थे ना, वो तो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे थे, और अगर आप टेस्ट ट्यूब में उनको दे रहे हो ट्रांसफर करने के लिए, पहली बात ये नहीं है बेटा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं, या तो हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, सीधा फीमेल बॉडी के अंदर आप आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाओ स्पर्म्स हस्बैंड से लेकर या हेल्दी डोनर से, या फिर आप करोगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कि सीधा आपने एक ऐसे डिश ली है, पेट्री डिश ली है, ओवम है और इंजेक्शन से स्पर्म को आप इंट्रोड्यूस करवा। टेस्ट ट्यूब में अपने आप ही होना होता तो उतना हेल्दी तो स्पर्म है नहीं ना हस्बैंड का, तो हम यही करते हैं, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड और हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना। दिस वुड बी मोर करेक्ट आंसर, आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। ठीक है, थ्रू सर्विक्स वजाइना स्पर्म्स इंसेमिनेट करवाए जाएंगे जो यूट्रस में जाएंगे इवेंचुअली, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इन वीवो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि मेल खुद इंसेमिनेट कर नहीं पा रहा, तो यू आर डूइंग दिस आर्टिफिशियली। टेस्ट ट्यूब में ये चीज नहीं होती, टेस्ट ट्यूब में ये नहीं हो रहा कि आपने एग और स्पर्म को छोड़ दिया, नहीं, या तो सीधा इंजेक्शन से होगा या फिर फीमेल बॉडी के अंदर इंसेमिनेशन करवाया जाएगा डायरेक्टली, तो आंसर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। जो टेक्निक है उसका नाम है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब इसमें आप जाइगोट का ट्रांसफर, क्यों, क्योंकि आपने जाइगोट बाहर बनाया टेस्ट ट्यूब में, आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट बन गया, अब जो वो जाइगोट है उसको आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर, तो ऐसा उनके अंदर होता है जिनमें ट्यूबेक्टोमी हुई हो, ट्यूबेक्टोमी मतलब फेलोपियन ट्यूब ही नहीं है, तो कैसे ट्रांसफर करोगे, तो दिस इज तो रॉन्ग। हु कैन नॉट रिटेन द फीटस इनसाइड द यूट्रस, अगर वो फीमेल अपने अंदर यूट्रस में फीटस को रिटेन ही नहीं कर पाती, तो उसको हम जाइगोट क्यों देते, वो एक हेल्थी फीमेल है, वो प्रेगनेंसी मेंटेन कर सकती है, तभी उसको जाइगोट दिया जाता है, दिस इज रॉन्ग। whose cervical canal is too narrow to allow the passage for the sperm, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये जो कंडीशन है टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये वो कपल्स करते हैं जहां नेचुरली स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, तो वो टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं था कि स्पर्म एंट्री नहीं ले पा रहे थे फीमेल बॉडी में या सर्वाइकल कैनाल बहुत नैरो थी, ऐसा कुछ नहीं होता, और ये तो बहुत कम चांसेस होंगे कि ऐसा होगा। ठीक है, पर
फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है स्पर्म, तो वो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाते हैं, ठीक है। हु कैन नॉट प्रोड्यूस सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन उस फीमेल की बॉडी में नहीं हो पा रहा, तो वो आप टेस्ट ट्यूब में करते हो, और वंस वो हो गया, जाइगोट बन गया, उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवा देते हो। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। चलिए, a specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected, sperm को सीधा इंजेक्ट किया ओवम में, ऐसे नहीं कि टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और एग को छोड़ दिया कि अपने आप फर्टिलाइज हो जाए, नहीं, आपने तो खुद इंजेक्शन से किया, तो दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आंसर होगा सी, ठीक है। 85 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन बॉडी, क्योंकि बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो नहीं पा रहा, तो आप बाहर टेस्ट ट्यूब में उसको फर्टिलाइजेशन करने दे रहे हो, दिस इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं आईवीएफ। और एक बार आईवीएफ हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, फिर आप उस एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हो। एम्ब्रियो को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, जिसके दो तरीके आपने पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और एक पढ़ा है आईयूटी, इंट्रायूट्राइन। ये दोनों मेथड होते हैं आईवीएफ करने के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर के, तो आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87। चलिए, विच मेथड इज यूज टू हैव अ चाइल्ड थ्रू जीआईएफटी, वो फीमेल खुद गैमेट बना नहीं पा रही, ओवम बना नहीं पा रही, तो आप एक हेल्दी डोनर से ओवम लेकर उसके फेलोपियन ट्यूब में भेज रहे हो, दैट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन। अच्छा, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? क्या उसके अंदर मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रही हूँ? नहीं, गैमेट, जी का मतलब ही गैमेट है, तो मैं एम्ब्रियो को कभी ट्रांसफर नहीं करूंगी, मैं गैमेट को ट्रांसफर करूंगी पहली बार। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड oocyte इन fallopian ट्यूब, हाँ, ठीक है। आप उसको अनफर्टिलाइज्ड ओवम दे दो, क्योंकि वो खुद गैमेट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही। स्पर्म का भी ट्रांसफर, क्योंकि गैमेट, दोनों गैमेट्स है ना, चलो गैमेट का ट्रांसफर करा सकते हैं। इंसर्शन ऑफ स्पर्म इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte थ्रू ज़ोना पेल्यूसिडा, ये अगर आप खुद कर, पहले बात तो ये प्रोसेस ही फर्टिलाइजेशन का है। खुद करते तो आईसीएसआई कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ये भी हम नहीं कर रहे। इसमें हम गैमेट ट्रांसफर कर रहे हैं, स्पर्म या एग इनटू फेलोपियन ट्यूब, तो आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88। अगर मैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की बात करूं, तो इसमें से कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? टेस्ट ट्यूब बेबीज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, जिसमें दो चीजें आती हैं, या तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर आता है या जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर आता है, तो जिफ्ट होगा। आपको कंटेंट से थोरो होना पड़ेगा, आप एनसीईआरटी रीड करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब आईवीएफ की बात कर रहे हैं, मैं बता चुकी हूँ आईवीएफ के बाद एम्ब्रियो का ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसकी दो तरीके हैं, या तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या फिर जिफ्ट। तो अब आप मुझे खुद बता दीजिए, मुझसे ये पूछा है तो आंसर यही होगा ना। ये एक अलग टेक्निक है, ये तब यूज करते हैं जब बॉडी गैमेट नहीं बना रही, तो ओवम भेजना है, स्पर्म भेजना है। ये तब करते हैं जब स्पर्म इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, तो ये दोनों मेथड होते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। प्लीज इन कॉन्सेप्ट से अपने आप को थोरो रखिए, आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखो 89। आपको फर्टिलाइजेशन मेथड को यहाँ पर मैच करना है, ओके। एक जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जो अभी 8 ब्लास्टोमियर्स का है, आप उसे फेलोपियन ट्यूब में भेज रहे हो, तो आप जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में भेज रहे हो, ZIFT। वन का होगा बी, वन का भी एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर तो आ गया। वन का भी देखो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, पर आप मैच भी कर लो। जाइगोट जो 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर है उनको यूट्रस में भेजना है, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ई। सेकंड का ई। फ्यूजन ऑफ गैमेट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन बॉडी में ही हुआ है, इसलिए इन वीवो फर्टिलाइजेशन, जी, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम अ डोनर टू द ओविडक्ट ऑफ द रेसिपिएंट, आपने सिर्फ गैमेट भेजा ना, तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो ए। स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट करना, आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि डी। आंसर होगा ए, आंसर हो, हमने एकदम प्रूव भी कर लिया इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इंडिया का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कुमहर्षा है, बात तो ठीक है, लिखी नहीं हुई एनसीईआरटी में, पर ये बात ठीक है। Inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called infertility, ठीक है। सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन, कभी भी नहीं, गैमेटोजेनेसिस कभी नहीं रोकता, चाहे वैसेक्टोमी चाहे ट्यूबेक्टोमी। एमटीपीज 12 वीक तक सेफ होते हैं, तो 1, 2 और 4 करेक्ट होगा, आंसर ये आ जाएगा। 1, 2 और 4 करेक्ट होगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कभी भी सर्जिकल मेथड गैमेट बनने से नहीं रोकता, कभी भी नहीं रोकता, बस ट्रांसफर रोकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। एआरटी क्या है? एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। एआरटी क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल नहीं, असिस्टेड, ए होगा, ए होगा, डेफिनेशन पूरी आनी चाहिए, बहुत पास पास के आंसर्स हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए 92। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी जो बॉडी के बाहर किया,
इज फॉलोड बाय, उसके बाद क्या करना होता है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर, जो दो तरीके से होता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब तो मैं इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ कि अब तो याद हो ही गया होना चाहिए। आगे देखो 93, इसमें से कौन सी एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, आईयूडी। ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये तो पता है ना हमें, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है। और एआरटीज क्या होते हैं, जो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ये क्या है, ये रोक रहा है कंसीव करने से, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए 94, फीमेल्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस एग, खुद ओवम बना नहीं पा रही है वो फीमेल, पर उसके अंदर अच्छा एनवायरनमेंट है कि वो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करवा सकती है, तो बाहर से गैमेट दे दो। बाहर से गैमेट दोगे तो जिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, एक हेल्दी डोनर से एग लेकर उसको दे दो, वो नहीं बना पा रही तो, क्योंकि एनवायरनमेंट तो है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, बी हो जाएगा। आगे देखो 95, इन द केस वेयर मेल पार्टनर हैज वेरी लो स्पर्म काउंट, अब मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, उतना स्पर्म काउंट नहीं है, तो आप बहुत सारा स्पर्म काउंट आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दो, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसके दो तरीके होते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या आईसीएस। एक उसमें से दे रखा है तो आंसर होगा 95 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए 96, इनफर्टिलिटी किसकी वजह से हो सकती है, फिजिकल डिफॉर्मिटी, कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी, साइकोलॉजिकल डिफॉर्मिटी, सारे ही आंसर ठीक है, आंसर होगा किसी भी रीजन से इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कपल्स बहुत सालों तक कंसीव नहीं कर पाते, और वो इस स्ट्रेस और एंजाइटी में कंसीव नहीं कर पाते, दोनों फिजिकली फिट है, रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती हैं, बट वो कपल्स कंसीव नहीं कर पाते, और जैसे ही वो स्ट्रेस लेना कम करते हैं कंसीव कर लेते हैं। तो बेटा इनफर्टिलिटी जरूरी नहीं है कि कॉन्जेनाइटली हो, फिजिकली हो, साइकोलॉजिकल भी होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है, ठीक है। तो आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा ना, आप स्पर्म एंट्री करवा रहे हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर इज डन एट 32 ब्लास्टोमियर स्टेज, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम, ये होता है। आईसीएसआई में डायरेक्ट इंजेक्शन दिया जाता है स्पर्म का ओवम में, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए 98, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज include social awareness program to educate people about reproductive health and disease। ये काम तो आरसीएच का है ना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, एआरटी का नहीं है ये। इट इंक्लूड्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू प्रोड्यूस न्यू एंड मोर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, नहीं भाई, एआरटी कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं बनाता, एआरटी इनफर्टाइल कपल्स को मदद करने के लिए। इसमें बहुत सारी टेक्निक है जिसकी वजह से इनफर्टाइल कपल को मदद हो सके बच्चे पैदा करने के लिए, रोकना नहीं है उनको बच्चे पैदा करने से, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, ठीक है। और इसके साथ आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू हो जाता है खत्म। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से, हमें एग्जाम ड्रिल नहीं करना है, वो आपका होमवर्क है। हमें कहाँ जाना है, हमें करने हैं, ये सब आपके होमवर्क है। कितने क्वेश्चंस हैं ये, आई थिंक एग्जाम ड्रिल सेट ऑफ 40 के लगभग होगा आपके लिए। क्वेश्चंस है, छोटा सा चैप्टर है, तो 40 क्वेश्चंस का सेट है, ये आप करेंगे। एग्जाम्पलर आप मेरे साथ, एग्जाम्पलर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 हमें द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम, हम ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं। जब ये डायरेक्टली वर्ड या इंजेक्टिंग वर्ड आए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में, आईसीएसआई की बात हो रही है बेटा, दैट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। क्योंकि जो मेल है वो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, तो आप आर्टिफिशियल मेथड यूज करते हो, जिसमें एक मेथड आता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसके लिए कीवर्ड क्या है, डायरेक्टली और इंजेक्टिंग को पकड़ना, तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स जनरली कंसीव नहीं करती, ऐसा क्यों, क्योंकि जब वो लैक्टेटिंग है तो उनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज्यादा है, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटागोनिस्टिक होता है गोनाडोट्रोपिन के, जब तक ये हाई होता है तब तक गोनाडोट्रोपिन बॉडी में बहुत कम है, और गोनाडोट्रोपिन कम है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर वैसे ही नहीं चल रही, ना ओव्यूलेशन हो रहा है ना एग है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा। तो याद रखना, लैक्टेटिंग मदर, जो लैक्टेशनल एमेनोरिया आप पढ़ते हो, ऐसा क्यों होता है, लैक्टेशन पीरियड को सेफ पीरियड क्यों माना जाता है, क्योंकि उस दौरान प्रोलैक्टिन ज्यादा और गोनाडोट्रोपिन कम है, तो देयर इज अ सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फुल प्रूफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विद वेरी लीस्ट साइड इफेक्ट, येट दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर कपल्स, कपल्स फिर भी इसको लास्ट में जाकर चूज करेंगे स्टेरिलाइजेशन, हालांकि इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है और ये फुल प्रूफ मेथड है, तो रीजन बताना है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि ये इरिवर्सिबल है, अगर आपने इस मेथड को चूज किया देन यू कैन नेवर हैव बेबीज, तो ये ऑप्शन नहीं चाहिए होता कपल्स को। ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज या ड्राइव, ये भी एक डाउट रहता है मन में कि कहीं इससे सेक्सुअल ड्राइव पे असर ना पड़े। इट इज अ सर्जिकल प्रोसेस और सर्जरी से अक्सर लोग डरते हैं, ये भी बात ठीक है। लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री,
हमारी कंट्री के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ शायद इतनी सेफ और सफिशिएंट फैसिलिटीज है ही नहीं ऐसी सर्जरीज को करवाने के लिए। तो चारों ही ऑप्शंस करेक्ट है, आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आए थे, आरसीएच आए थे, कौन से ईयर में? 1950s में। एनसीईआरटी में देखा है हमने, आंसर क्या होगा? ए। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी से, आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जिनमें हाई लेवल प्रोजेस्टेरोन है, वो अफेक्टिव है कितने घंटों तक? 72 आवर्स ऑफ कोइटस। इमरजेंसी जो पिल्स होती हैं आफ्टर कोइटस 72 आवर्स तक ली जा सकती हैं, आंसर होगा ए, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपको राइट आंसर चूज करना है ये दिए हुए स्टेटमेंट्स में से। आईयूडीज आर जनरली, मुझे लग रहा है दो क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं ना। अच्छा, आगे इन्होंने लिख दिया, ये देखो ये फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आगे इन्होंने लिख दिया, आगे इन्होंने लिख दिया। मैं एक बार यहाँ से कट कर रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अगला क्वेश्चन है जो आगे यहाँ पर आ गया है, आपको सिर्फ यहाँ तक रीड करना है, ठीक है। आपको इन स्टेटमेंट में से राइट स्टेटमेंट बतानी है बेटा। आईयूडी यूजर खुद इंसर्ट करता है? नहीं, हमने ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में देख लिए, नहीं भी पता था एनसीईआरटी में, तो अब आपको पता है कि फिजिशियन या नर्स की हेल्प लगती है, खुद से नहीं हो सकता ये। आईयूडीज जो है वो यूट्रस में फेगोसाइटोसिस रिएक्शन इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है, स्पर्म का फेगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देती है, ये बात ठीक है। क्या ये गैमेटोजेनेसिस सप्रेस करेंगी? नहीं करेंगी, ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। चाहे आप सर्जिकल मेथड की बात कीजिए, चाहे आप आईयूडीज की बात कीजिए, ये वैसे इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रही है, वैसे यूट्रस को होस्टाइल बना रही है, या स्पर्म को खा जा रही है, या स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म कर रही है, या सर्जिकल मेथड कहूँ तो स्पर्म रिलीज नहीं हो रहा, एग रिलीज रिलीज हो रहा है पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ईदर वे उनका बनना नहीं रोका जाता, चाहे आईयूडी हो चाहे सर्जिकल मेथड हो, वो कोई भी गैमेट के बनना यानी गैमेटोजेनेसिस को साथ इंटरफेयर करता ही नहीं है। तो दिस इज रॉन्ग। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है आईयूडीज एक बार इंसर्ट कर दिया तो कभी रिप्लेस नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं है, इनका एक टाइम पीरियड होता है 3, 5, 7 साल, उसके बाद इनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो करेक्ट होगा बी बेटा, सिक्स का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एमटीपी के बारे में और आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताना है। एमटीपीज आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिल्कुल इस टाइम पे उनको सेफ कंसिडर किया जाता है, इसलिए तभी उनको एडवाइस करते हैं अगर करना पड़े तो। एमटीपीज आर यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ऐसा नहीं, एमटीपी प्रेगनेंसी के बाद हो रही है, पहले नहीं ना, कॉन्ट्रासेप्शन पहले लिया जाता है क्वाइटस से, तो दिस इज रॉन्ग। क्या एमटीपी हमेशा सर्जिकल होगा? अगेन मैं आपको हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ऑलवेज सर्जिकल नहीं होता, बट मुझे बहुत स्मार्टली आंसर देखना होगा। एमटीपीज रिक्वायर द असिस्टेंट, क्योंकि पहले आपने देखा इसको सही भी माना जाता है, एमटीपीज रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रही हूँ, करेक्ट ऑप्शन मुझे बताना है, फर्स्ट करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो अगेन भाई इसको करेक्ट नहीं माना हुआ, आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मेंशन बिलो, कौन सी है जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती? नोट को सर्कल किया हमने, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स और जेनाइटल वॉर्ड्स। आप जानते हैं एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, टी सेल्स को अटैक करती है, इम्यून सिस्टम को अटैक करती है, तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ सेक्स ऑर्गन पे सिम्टम नहीं आएंगे। एड्स एक ऐसी डिसीज है जो धीरे धीरे पूरा इम्यून सिस्टम खत्म करती है, राइट। तो आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, condoms are one of the most popular contraceptive because of the following reason। पहली बात, ये बहुत इफेक्टिव बैरियर है इंसेमिनेशन के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, जैसे स्पर्म की एंट्री रोकी जा सकती है। दे डू नॉट इंटरफेयर विद द कोइटल एक्ट, उस एक्ट से, कोइटल एक्ट को कहीं से भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, ठीक बात है। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडी, ये भी है। ये सारे ही रीजंस हैं कि कॉन्डम्स जो है बहुत पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, बहुत यूजर फ्रेंडली है, आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, 10th, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ZIFT के बारे में। ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर, एट ओवा का ट्रांसफर होना, ओवा इज अ गैमेट, ये जिफ्ट में होगा, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब। अब जाइगोट लेते, फीमेल डोनर नहीं लिखना चाहिए था, IVF के बाद वाला जाइगोट लिखना चाहिए था, और फिर उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करो, दैट इज इट। फेलोपियन ट्यूब तो ठीक है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, एफ का मतलब ही फेलोपियन है, तो ट्रांसफर आप जाइगोट का यूट्रस में नहीं करते, यूट्रस में करते तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ZIFT, मतलब ट्रांसफर तो फेलोपियन ट्यूब में करना है। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस, अगर मैं ओवा कलेक्ट करके ट्रांसफर कर रही होती तो वो गैमेट का ट्रांसफर हुआ, अगेन जाइगोट का नहीं हुआ।
और ये भी गैमेट का ही ट्रांसफर है, तो आंसर होगा बी। वैसे एक्चुअल टेक्निक में क्या है, आप बाहर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। जब जाइगोट बन जाता है, अर्ली एम्ब्रियो या जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर, उसको आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराते हैं। तो आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर या तो मेल में आप वेसिक्टोमी करेंगे, फीमेल में आप ट्यूबेक्टोमी करेंगे। इसमें वेसिक्टोमी दे रखा है, तो आंसर होगा सी। कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव में ओवरीज को नहीं रिमूव करते, यूट्रस को नहीं रिमूव करते, और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कट नहीं करते। तो जो सर्जिकल मेथड है, मेल्स में वास डिफरेंस को कट करके टाई करते हैं, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब। फीमेल में उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, मेल में उसे वैसेक्टोमी कहते हैं। आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। Diaphragms are contraceptive devices used by the female. Choose the correct option from the statement given below. Okay. डायफ्राम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस। नहीं बेटा, ये बैरियर मेथड है, और बैरियर को यूट्रस में इंसर्ट नहीं करना पड़ता, वो बस सर्वाइकल एरिया में कवरिंग का काम कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है। दे आर प्लेस टू कवर दी सर्वाइकल रीजन। जी हाँ, ये एक फिजिकल बैरियर है स्पर्म्स की एंट्री को रोकने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये स्पर्मिसाइडल एजेंट नहीं है, ये स्पर्मिसाइडल एजेंट नहीं है। आप कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इन बैरियर मेथड के साथ साथ स्पर्मिसाइडल जेलीज और क्रीम्स यूज कर सकते हैं, पर ये स्पर्मिसाइडल नहीं है, ये स्पर्म को किल नहीं करता, बस स्पर्म की एंट्री को रोकता है। तो देखो बेटा, 2 भी ठीक है और 3 भी ठीक है। आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? सी। तो 12th का आंसर आपके पास होगा सी। और इसके साथ आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है खत्म, और हम एंट्री लेते हैं। पीवाईक्यू कर ले फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो स्टेटमेंट मुझे दी हुई है, असर्शन रीजन। 2023 में क्वेश्चन आया था। Amniocentesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child health care program. ऐसा तो नहीं है। रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम क्या बता रहा है? अवेयरनेस बता रहा है कि अच्छा ठीक है, कैसे आप हेल्थ बेटर कर सकते हो, है ना? कैसे आप रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस ला सकते हो। उसमें वो सेक्स डिटर्मिनेशन करना क्यों सिखाएगा बेटा? दैट इज रॉन्ग। बैन किया गया है एमनियोसेंटेसिस को फीमेल फीटिसाइड, बढ़ते हुए फीमेल फीटिसाइड को चेक करने के लिए या रोकने के लिए, क्योंकि बहुत लोग एमनियोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन करते थे, फीमेल फीटिस होता था तो किल कर देते थे, तो फीमेल फीटिसाइड बढ़ रहा था, जो फीमेल बच्चियां थी उनको मारा जा रहा था वूम के अंदर ही। इसीलिए एमनियोसेंटेसिस को बैन लगाया गया। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ए फॉल्स है, आर ट्रू है। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। लिस्ट आपको मैच करनी है। वेसेक्टोमी एक सर्जिकल मेथड है, यानी ए का 3 होगा, जो कि 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 को आप एलिमिनेट करेंगे। 2023 में दूसरा क्वेश्चन आया था ये। कोइटस इंटरप्टस एक नेचुरल मेथड है। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, B4 आंसर आ गया, 4 नंबर आपकी पॉकेट में। सर्वाइकल कैप एक बैरियर मेथड है, सहेली एक ओरल मेथड है। आंसर होगा सी। तो सेकंड का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखें, थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंप्लीटली क्यूरेबल है अगर वो अर्ली डिटेक्ट हो जाए और प्रॉपरली ट्रीट की जाए? तो 3 चीजें हैं बेटा जो कि क्यूरेबल नहीं है। हर्पीज, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी। गोनोरिया तो ट्रीटेबल है। आंसर होगा सी। इतना सिंपल तीसरा क्वेश्चन 2020। अब आप रेशियो देख लो इस चैप्टर का, और इतना सिंपल चैप्टर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। आपको लिस्ट यहाँ पर मैच करनी है। बोल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये फीमेल यूज करती हैं इस बैरियर मेथड, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स को ब्लॉक करने के लिए। आईयूडी इज एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस जिसमें स्पर्म का फेगोसाइटोसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा। आंसर तो 1 पे ही आ गया था। वेसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करके लाइगेट करते हैं, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को। तो आंसर क्या होगा? सी। 4 का आंसर क्या होगा? सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2021 22 में नहीं आया था, कसर पूरी 2023 में निकाली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। वेनरल डिसीज, जिसे आप एसटीडीज भी बोलते हैं, कैसे स्प्रेड होती हैं? स्टेराइल नीडल से, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस से, इनहेरिटेंस और किसिंग से नहीं। ये जो क्वेश्चन आया था 2021 में, आंसर इसका है बी। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि किसिंग से क्यों नहीं, एनसीईआरटी नहीं लिखती है। और बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम फ्लूइड ट्रांसफर तो हो रहा है, तो बेटा इसके साथ एसोसिएटेड कुछ फिनोमिना है। मुझसे ऑफलाइन में इतने बच्चों ने ये चीज़ पूछी है कि व्हाई नॉट दिस, कि भैया अगर आप कह रहे हो फ्लूइड एक्सचेंज, तो फ्लूइड एक्सचेंज तो इसमें भी हो रहा है। पहली बात, इसका पहला रीजन एनसीईआरटी नहीं लिखती, और ये एनसीईआरटी को बहुत मानता है, एनटीए, हम जानते हैं बात। दूसरी चीज़, इसके साथ अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत सारे फिनोमिना जुड़े हुए हैं इसके साथ। यू डोंट नो हाउ मच ऑफ फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है, इसके टाइप्स हो सकते हैं। तो ये सिर्फ इतना लिख देना, सिर्फ किसिंग लिख देना काफ़ी नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। 5th का आंसर होगा बी। ठीक है? ठीक है? अच्छा, स्टेराइल नीडल्स है ना? देख लें एक बार। देखो, कर दी ना गड़बड़, कर दी ना गड़बड़ तुम लोगों ने इसके चक्कर में। स्टेराइल नहीं बेटा, इन्फेक्शियस नीडल। अब नीडल स्टेराइल है तो वो क्या दिक्कत करेगी? कोई डिसीज़ नहीं करेगी। वो स्टेराइल है, वो कोई दिक्कत नहीं करेगी। आंसर होगा डी।
ऐसी गड़बड़, ऐसी सिली मिस्टेक आपने नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ना? गोनोरिया, सिफिलिस और हर्पीस सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं। मलेरिया नहीं है, मलेरिया नहीं है, कैंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? ए। अलग ऑप्शन थे पर हमने ऐसा एमसीक्यू में सॉल्व किया है, तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th, in which of the following technique the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive? अच्छा, तो assisted reproductive technology, अब वो कंसीव नहीं कर पा रही है, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो कौन सी टेक्निक है जो इन फीमेल्स की मदद कर सकती है? तो आप बाहर फर्टिलाइजेशन करवा लो। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि दे कैन नॉट कंसीव, है ना? हाँ, अब खुद कंसीव नहीं कर पा रही है, तो ज़िफ्ट और आईयूटी, क्योंकि आप इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन करवाओगे ना, ऐसे केस में। बाहर फर्टिलाइज़ेशन करवाओगे, फिर एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करवाओगे, जिसके 2 तरीके होते हैं, या तो ज़ेडआईएफटी या फिर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। ये होता तो बोला जाता कि मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं है। आईसीएसआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का होता है। ये आंसर होने के लिए क्वेश्चन में बोला जाता कि फीमेल गैमेट नहीं बना पा, इसीलिए ये आंसर्स नहीं है। सीधा क्या बोला? फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही, तो बाहर फर्टिलाइजेशन करवा दो और फीमेल में ट्रांसफर करवा दो। द मोस्ट कॉमन मेथड दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, जिसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर के ये 2 तरीके होते हैं जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो 7th का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन? शायद हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया है। पिल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रोजेस्टेरोन है, बैरियर मेथड में कोई हार्मोन नहीं है, गलत हो जाएगा। लैक्टेशनल एमेनोरिया में प्रोलैक्टिन ज्यादा, गोनाडोट्रोपिन कम, तो हार्मोन्स का रोल है। पिल्स में भी है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी है, ये ठीक है, ये ठीक है। बैरियर मेथड में कोई हार्मोन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और कॉपर टी में कॉपर है, कोई हार्मोन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आंसर होगा बी। तो 8th का आंसर आपके पास आएगा बच्चे, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th, आपको हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी बताना। नॉन मेडिकेटेड होता है लिपीज लूप। हार्मोन रिलीजिंग में 2 है, प्रोजेस्टा सर्ट और एलएनजी 20। बाकी कॉपर कॉपर टी और मल्टीलोड ये कॉपर रिलीजिंग में आते हैं। आंसर होगा डी। 9th का आंसर क्या होगा? टी। अगला क्वेश्चन देखिए, 10th, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? आईयूडी अगर एक बार इंसर्ट कर दिया तो रिप्लेस नहीं करना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिट होती है इनकी 3 साल 5 साल, फिर रिप्लेस करना पड़ता है। आईयूडीज जनरली यूजर खुद इंसर्ट कर सकता है, नहीं, आपको किसी नर्स की मदद लगती है। आईयूडीज फेगोसाइटोसिस करते हैं, स्पर्म का यूट्रस में बिल्कुल करते हैं। क्या ये गैमेटोजेनेसिस को रोकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ना ये एग बनने को रोक सकते हैं, ना ये स्पर्म बनने को रोक, सब कुछ बन रहा है। ये क्या कर रहे हैं? या तो स्पर्म को खा जा रहे हैं, या उसकी मोटिलिटी खत्म कर रहे हैं, या उसको फर्टिलाइज नहीं करने दे रहे आगे जाकर। ऐसी चीजों में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये गैमेटोजेनेसिस नहीं रोकते, तो आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल? ट्रिपल एच आएगा बेटा। ट्रिपल एच आप जानते हो ना, सिखाया है मैंने आपको, रिवाइज भी करवाया है। हर्पीस, एचआईवी और एड्स। हर्पीस, एचआईवी एंड एड्स ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, ठीक है? तो कौन सा इसमें से लिखा हुआ है? हर्पीस लिखा हुआ है। हर्पीस, एचआईवी एंड क्या, एचआईवी और एड्स तो एक ही बात होगी ना? हाँ, तो हर्पीस, एचआईवी एंड हेपेटाइटिस बी, ये तीनों क्यूरेबल नहीं है। उसमें से एक दिया हुआ है यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा? डी। समझ आया करो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली की बात कर रहे हैं। सहेली में याद रखना स्टेरॉइड नहीं है, कोई भी हार्मोन नहीं है। तो ये ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर ब्लॉक करती है यूट्रस पे, जिसकी वजह से ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। देखो, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ये इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन रोकते हैं, ठीक है? लेकिन सहेली में हॉर्मोन्स नहीं है, तो इट इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें स्टेरॉइड नहीं है। ये एक आईयूडी नहीं है, ये पोस्ट कोइटल नहीं है, प्री कोइटल है। मतलब ये तो वंस अ वीक लेने वाली चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है पोस्ट कोइटल, वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बोलते हैं। तो आंसर ये होगा बेटा, ये एस्ट्रोजन का रिसेप्टर ब्लॉक करती है ताकि इम्प्लांटेशन ना हो, और इस तरीके से ये कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है, पर इसमें स्टेरॉइड नहीं होते। तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13, जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में कॉपर है, उसका क्या काम है? वो गैमेटोजेनेसिस रोकेगा, मैंने आपको बताया था आईयूडीज कभी गैमेट का बनना नहीं रोक। क्या ये यूट्रस को अनसूटेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन? एनसीईआरटी ये बात हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के लिए लिखती है। क्या ये ओव्यूलेशन रोकते हैं? ओव्यूलेशन रोकने का काम पिल्स का होता है। तो कॉपर का क्या काम है? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करना और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को खत्म करना। आंसर होगा डी। तो आपके पास 13th का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14th, आपको मैच करना है। अब मैं आपको बता चुकी हूँ, ये 2017 में आया था, इसी के लिए मैं एमसीक्यू में तैयारी करवा रही थी। यहाँ पर बेटा गोनोरिया की अगर मैं बात करूँ, तो ये निसीरिया गोनोरिया की वजह से होता है।
सिफिलिस की बात करें ट्रेपोनिमा पेलाइडम की वजह से होता है। जेनाइटल वार्ड्स की बात करूं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और एड्स एच। मैंने कहा था ना ये 2 याद रख लो, आपका मेजर काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो 2 3 4 1 है ना, तो आंसर होगा डी। तो 14th का आंसर बच्चे होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए 15, चलिए। एमनियोसेंटेसिस के बारे में इनमें से क्या गलत है? क्या एमनियोसेंटेसिस से डाउन सिंड्रोम का पता चल सकता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना, पता चल सकता है। क्या इससे क्लेफ्ट पैलेट का पता चल सकता है? नहीं, क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर नहीं आता, है ना? तो उसका पता मुझे एमनियोसेंटेसिस से नहीं चल सकता। इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 टू 16 वीक्स प्रेग्नेंट। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, जी हाँ, सेकंड ट्राइमेस्टर में एमनियोसेंटेसिस करते हैं यूजुअली। ये प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज होता है, कर सकते हैं, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन आप इससे कर सकते हो। क्लेफ्ट पैलेट का डिटेक्शन आप इससे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मेजर जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का ही इससे पता लगा सकते हो। ठीक है, तो आंसर होगा बी। इसमें बहुत से बच्चे क्लेफ्ट पैलेट को लेकर कंफ्यूज होते भी हैं, बहुत से बच्चों को अलग अलग आंसर्स भी पता है, पर बेटा आंसर बी ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 16। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव? ओके, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं दे प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, क्योंकि ये सर्विक्स के अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे ना स्पर्म की, उसको होस्टाइल बना रहे हैं। ये ओव्यूलेशन भी रोकते हैं और इम्प्लांटेशन भी, तो इन्होंने ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है। वेसिक्टोमी से स्पर्मेटोजेनेसिस रुकेगा कभी भी नहीं। कोई भी सर्जिकल मेथड गैमेट के बनने को नहीं रोकता बेटा, गैमेट के बनने को वो नहीं रोकता, ये गलत है। बैरियर मेथड से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। आईयूडी फैगोसाइटोसिस करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को खत्म करेंगे, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। बी गलत है, तो 16th का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है? तो दो एग्जांपल दिए हुए, प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG-20, जिसमें से LNG-20 यहाँ पर है ना, तो आंसर हो जाएगा ए। 17th का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी? क्या वेसेक्टोमी में सेमिनल फ्लूइड में कोई भी स्पर्म नहीं होंगे? सही बात है। क्या स्पर्म एपिडिडाइमस में होंगे? नहीं, ये गलत है, क्योंकि आपने वास डिफरेंस कट किया है, और स्पर्म एपिडिडाइमस वास डिफरेंस से पहले होती है, तब तक स्पर्म थे, फिर आपने वास डिफरेंस कट कर दिया, उसके बाद स्पर्म नहीं होंगे, उससे पहले तो है ना बेटा। वास डिफरेंशिया को आपने इसमें कट करके टाई किया, ठीक बात है, और ये इरिवर्सिबल है, ये भी ठीक बात है, तो इनकरेक्ट बी होगा। तो 18th का आंसर आपके पास होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए 19। एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर, 16 तक तो आप उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते थे, पर अगर वो 16 से ज्यादा है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बना है, तो उसको सीधा यूट्रस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब आप उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करोगे, यूट्रस में करोगे, और इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें से कौन सा एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है? ट्राइकोमोनिएसिस, जो ट्राइकोमोनास वजाइनलिस है, ये तो एक एसटीडी है, नाम में ही वजाइनलिस है, ये एक एसटीडी है। एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस जो कि हो रहा है, सिफिलिस एक एसटीडी है, एड्स एक एसटीडी है, ये एसटीडी नहीं है, एनसेफेलाइटिस एसटीडी। ठीक है, आंसर होगा बी। वैसे एनसेफेलाइटिस किसकी वजह से होता है? एनसेफेलाइटिस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी, क्योंकि वो एक एसटीडी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक चाइल्डलेस कपल है, इनफर्टाइल कपल है, आप उसको असिस्ट कर रहे हो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो? GIFT। सिर्फ फुल फॉर्म पूछिए, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये तो बहुत बार रिपीट कर चुके हैं ना, गैमेट इंट्राफेलोपियन। अच्छा, इस कपल को अगर मैं आपसे पूछूं इसको दिक्कत क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं इस कपल को क्या दिक्कत रही होगी, तो बेटा इस जो फीमेल रही होगी उसके पास एनवायरमेंट अच्छा है फीटस को कैरी करने के लिए, पर शायद वो गैमेट नहीं बना पाए, तो गैमेट कहीं और से ट्रांसफर कर दो, तो दैट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आगे देखो 22। ट्यूबेक्टोमी स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक है, इसमें आप फेलोपियन ट्यूब कट करते हो, स्मॉल पार्ट फेलोपियन ट्यूब का कट करके टाई कर देते हैं, सही बात है। ओवरीज रिमूव नहीं करते, उसको ओवरीएक्टोमी कहते हैं। वास डिफरेंस को कट करना वेसेक्टोमी होता है, यूट्रस को कट करना हिस्टेरेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी में आप फेलोपियन ट्यूब को कट करते हो, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर किसकी बात करें? IVF की। IVF में ट्रांसफर किसका होता है? पहली बात, IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाना। आप टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाओगे तो जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब आपको उसको ट्रांसफर करना होता है फीमेल बॉडी के अंदर, एक्चुअली इसको बोलते हैं कि ठीक है मुझे एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है ना, जो टर्म यूज होती है दैट इज कि एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है।
एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं, पहला इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर आईयूटी एंड दूसरा ZIFT विच इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नाउ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर वो जाइगोट है, वो एक अर्ली एम्ब्रियो है, या तो उसको जाइगोट बोलेंगे या फिर उसको अर्ली एम्ब्रियो बोलेंगे। ठीक है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, कितना डिवीजन हुआ है, 8 ब्लास्टोमियर्स तक का, तब तक उसको अगर ट्रांसफर करेंगे फीमेल बॉडी में तो फेलोपियन ट्यूब में करेंगे, इसीलिए उसकी फुल फॉर्म होती है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि इस स्टेज में, क्लीवेज की इस स्टेज में उस जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में होना चाहिए, फिर वो खुद चल के यूट्रस तक चला जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा मच्योर एम्ब्रियो है, 8 ब्लास्टोमियर से बड़ा हो चुका है, 1632 पर जा चुका है, तो वो डिवीजन करते करते नेचुरली यूट्रस में होना चाहिए था। अगर आप 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का कोई जाइगोट है जिसको ट्रांसफर कर रहे हो फीमेल बॉडी में, तो उसको डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर करना, तो दिस इज इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर। ठीक है, तो आईवीएफ के बाद ट्रांसफर किसका होता है, क्या ओवम का होता है, नहीं, जाइगोट का होता है। जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, हाँ। जाइगोट को यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, नहीं, क्यों, यूट्रस में किसको ट्रांसफर करते हैं, एम्ब्रियो को। फेलोपियन ट्यूब में किसको ट्रांसफर करते हैं, या तो जाइगोट को या फिर अर्ली एम्ब्रियो को। फिर इन्होंने लिखा हुआ है एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर्स, नहीं बेटा, एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर। अगर वो अर्ली एम्ब्रियो है अप टू 8 ब्लास्टोमियर, तब वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, 16 ब्लास्टोमियर वाला नहीं जाएगा। तो आंसर ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, बी, 23 का आंसर आपके पास हो जाएगा बी। और इसके साथ आपका एक और चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सॉल्व्ड पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है कि आपको t.me/anandmani001 पे जाना है, t.me/anandmani001 पे जाना है, पीडीएफ आपको सारे वहां पर मिलते हैं। बुक की प्रैक्टिस करनी है, सारे चैप्टर्स के पीडीएफ चाहिए तो बस आपको fundabox.in पे जाना है, बुक आपको मिल जाएगी। आई होप आपको प्रैक्टिस से हेल्प हो रही हो, क्योंकि डेफिनेटली होगी बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से हर बच्चे को हेल्प होती है और वो हर किसी को करना चाहिए। मार्क्स गेन हो रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा हो, अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, आई रीड ईच एंड एवरी कॉमेंट। एंड थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। मैं मिलूंगी अगले चैप्टर की प्रैक्टिस के साथ। थैंक, हैव अ नाइस डे। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में जब मैं आईवीएफ की बात करती हूँ तो दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो बॉडी के बाहर बना। अब बाहर बना तो उसका ट्रांसफर करना है। अगर वो भी जाइगोट है, 816 ब्लास्टोमियर है, तब तक उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर वो एम्ब्रियो बन चुका है, मोर देन 16 ब्लास्टोमियर है, तो यूट्रस में, 16 ब्लास्टोमियर तक फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, पर फिर उसको एम्ब्रियो नहीं कहते ना, तब तक जाइगोट वर्ड यूज करते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि अप टू 16 ब्लास्टोमियर्स आप उसको जाइगोट कह रहे हैं, उससे ज्यादा या एम्ब्रियो, फिर आप उसे यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। एम्ब्रियो आ गया ना, तो उसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में करते हैं। जो जाइगोट है अप टू 16 ब्लास्टोमियर्स, वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है, तो आंसर होगा बी। वैसे ट्रिकी क्वेश्चन था ये, 2004। और इसके साथ आपका ये चैप्टर का पीवाईक्यू हो जाता है खत्म। थैंक यू सो मच। आपको कौन सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा, जो चीज़ें आपने नहीं सीखी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, अपने मार्क्स मुझे बताया करो, और एग्जाम ड्रिल खुद से सॉल्व कर लेना, वो आप लोगों का होमवर्क। होप हर बढ़ते चैप्टर के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो, आप अपनी तैयारी में आगे जा रहे हो और आपको समझ में आ रहा हो कि ठीक है अब मैं अपने सही डायरेक्शन पे हूँ, कॉन्फिडेंस गेन हो रहा हो और आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक जरूर पहुंच। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।